पुस्तक 3, अध्याय 1, हत्या के इरादे से भरा दिल। भागने की सोचना भी मत। बियॉन बाग जोर से दहाड़ा और साथ ही पानी पर तेज रफ्तार से जी निंग का पीछा भी कर रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे लहरें फूट रही थीं। आखिरकार उसे अभी दुनिया के साथ एक स्तर तक पहुंचना बाकी था। पानी के ऊपर जबरदस्ती चलने के लिए उसे अपनी मुक्त हुई राक्षसी ऊर्जा पर निर्भर रहना पड़ा। इसके अलावा वह शुरू से ही जमीन पर रहने वाला जानवर था। स्वाभाविक रूप से उसकी दौड़ने की गति और भी धीमी थी। दरअसल पहाड़ों, जंगलों या मैदानों में भी उसकी गति शायद निंग से थोड़ी कम ही होगी, पानी पर तो और भी कम। वह बस निंग को तेजी से भागते हुए देख सकता था। गर बी आन बाघ बस वापस लौट सकता था। उस विशाल संरचना के भीतर चल रहे उस भयंकर युद्ध को देखते हुए नीला आकाश सांप राजा, जो कभी फैल रहा था कभी सिकुड़ रहा था, बाघ ने सोचा, यह नीला आकाश सांप इस जादुई संरचना का विरोध कैसे कर सकता है। चाहे वह कितनी भी देर तक संघर्ष करे, अंत में उसे हार माननी ही पड़ेगी। इस संरचना में विश्व की प्राकृतिक शक्ति का आह्वान किया गया था और इसकी शक्ति अकल्पनीय थी। इस यिन यांग ट्विन ऊर्जा संरचना की शक्ति एजियो स्काईस्नैक की प्रतिरोध करने की क्षमता से कहीं अधिक थी। हा। आयनवुड जान पानी के ऊपर खड़ा था, दूर खड़े विशाल पन्ना सांप की ओर इशारा कर रहा था, जो उस समय काली और सफेद ऊर्जा की अनगिनत धाराओं में उलझा हुआ था। नीला आकाश सांप, अब जब तुम मेरी संरचना में आ गए हो, तो चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो, सब बेकार है। बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर समर्पण कर दो और मुझे अपना स्वामी मान लो। इस तरह तुम्हें थोड़ा कम कष्ट होगा। गर्जना। नीला आकाश सांप ने क्रोध से दहाड़ते हुए अपना सिर उठाया। तुम समर्पण नहीं करते। हालांकि जान को समझ नहीं आया, लेकिन वह एजियो स्काईस्नैक के क्रोध और शत्रुता को भांप सकता था। वह तुरंत ठंडी हंसी हंसा। एजियो स्काईस्नैक, इस असीम दुनिया में मानव जाति ही असली शासक है। ये ग्रैंड जिया राजवंश की है जिसने इस धरती को एकीकृत किया है। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। गॉड बीस्ट, तुम असल में क्या कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं, तो दूसरे लोग तुम्हें पकड़ने आएंगे। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम मेरी आज्ञा मानकर समर्पण कर दो। आयनवुड जान लगातार बोल रहा था, लेकिन उसने जो भी कहा, एजियो स्काईस्नैक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, जिससे जान सचमुच गुस्सा हो गया। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी हड्डियाँ ज्यादा मजबूत हैं या मेरा यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन ज्यादा मजबूत है। चट। काली और सफेद ऊर्जा धाराएं चक्की के पाट की तरह उसके चारों ओर बेतहाशा लिपटी हुई थीं। नीला आकाश सांप के शल्कों को इस हद तक पीस रही थीं कि वे चकनाचूर हो रहे थे और उसका जैड रक्त नीचे के पानी को दाग रहा था। लेकिन ये शल्क फाड़ देने वाला, मांस फाड़ देने वाला दर्द नीला आकाश सांप को अपना गर्वित सिर जरा भी नीचे नहीं झुका पा रहा था। शुआ। नीला आकाश सर अचानक सिकुड़कर उंगली के बराबर मोटा हो गया तथा अस्थायी रूप से काले और सफेद ऊर्जा धाराओं के जाल से बच गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ऊर्जा धाराएं एक बार फिर उसके चारों ओर बेतहाशा लिपट गईं। ऊर्जा का निरंतर क्षय और पुनः निर्माण होता रहा। इन ऊर्जा धाराओं से बचना कितना कठिन होगा। उंगली जितनी मोटी छोटी सी नीला आकाश सांप ने एक भयंकर चीख मारी और अचानक एक बार फिर विशाल आकार में बदल गई। सर्प पंख से भी बड़ी, कभी छोटी, वह लगातार संघर्ष कर रही थी। केवल इसी तरह वह यिन यांग ऊर्जा की धाराओं द्वारा उस पर पड़ने वाले समय को कम कर पा रही थी। आखिरकार वह घिसावट सचमुच बहुत दर्दनाक थी। उसी समय छोटा नीला आकाश सांप भी संघर्ष कर रहा था। वह बार बार जान की ओर झपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यिन यांग जुड़वां ऊर्जा संरचना की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसे जान के पास आने का जरा भी मौका नहीं मिल रहा था। बार बार संघर्ष करते हुए उसके शरीर पर घाव और भी बड़े होते गए। उसकी पपड़ियां टूट गईं और उसका जैड जैसा खून रिसने लगा। हाँ, एक के बाद एक भयंकर चीखें। नीला आकाश सांप राजा अभी भी संघर्ष कर रहा था। एक राक्षसी जानवर होने के नाते वह अतुलनीय रूप से घमंडी था। वह इस इंसान के सामने कैसे झुक सकता था? अगर वह एक इंसानी जिफू शिष्य होता, तो शायद नीला आकाश सांप अपना सिर नीचे करने को तैयार होता, लेकिन यह आयनवुड जान इसके लायक नहीं था। काफी देर बाद जान ने भौहें चढ़ानी शुरू कर दी। यह अभी भी कैसे संघर्ष कर रहा है? जान ने एजियो स्काईस्नैक को घूरा, जो बुरी तरह घायल और जख्मों से लथपथ होने के बावजूद अभी भी बेमिसाल रूप से जंगली था। हालांकि यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन की शक्ति का केवल एक अंश ही मुक्त हुआ है। अगर यह इसी तरह व्यवहार करता रहा, तो यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन इसे कुचलकर मार डालेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मेरे सामने झुकने के बजाय मरना पसंद करे? जान ने दांत पीस लिए। एक विचार के साथ उसने नीले आकाश सांप को बांधे रखने वाली काली और सफेद ऊर्जा धाराओं को बिखरने दिया। नीला आकाश सांप, जान ने घायल थके हुए डायर मॉन्स्टर की ओर इशारा किया। मैंने तुम्हें दबाने के लिए इस दल पर भरोसा किया था, इसलिए शायद तुम आश्वस्त नहीं हो। फिर तुम और मैं युद्ध करेंगे। मैं दल की मदद पर निर्भर नहीं रहूंगा। जब तक तुम मुझे हरा सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए, तो तुम मेरे सामने झुक जाओगे। मान गए? हाँ। नीला आकाश सांप ने कुछ भयानक आवाजें निकाली, फिर 10 मीटर की लंबाई में बदल गया। यह उसका सबसे शक्तिशाली रूप था जिसमें वह बदल सकता था। और फिर वह जान की ओर झपटा। आयनवुड जान के दाहिने हाथ में अचानक एक लंबा काला चाबुक प्रकट हुआ। चाबुक में कई प्राकृतिक रूप से उगने वाले तीखे कीलें गड़ी हुई थीं। ये लंबा काला चाबुक जादुई खजाना था, ब्लैकवुड वाइन व्हिप। यह आयनवुड कबीले के प्रसिद्ध जादुई खजानों में से एक था। चाबुक की एक शक्तिशाली गति से उसने चाबुक को एजियो स्काईस्नैक की ओर भेजा और वह एक विशाल काले धब्बे में बदल गया। शुआ।
शुआ, नीला आकाश सांप तेजी से चकमा देकर इस चाबुक से आगे निकलने में कामयाब हो गया। हुआ। आयनवुड जान अपने हाथ में लंबा चाबुक लहराता रहा। चाबुक गोल गोल घूमता रहा, अनगिनत वृत्तों में आकाश को घेरता हुआ नीला आकाश सांप की ओर बढ़ता रहा। और फिर एक फटने वाली आवाज के साथ नीला आकाश सांप के शरीर से शल्क और मांस का एक और टुकड़ा गिर गया। जान बस ठंडी मुस्कान के साथ अपनी ब्लैकवुड वाइन विप को लहराता रहा। ये पहली बार नहीं था जब वह एजियो स्काईस्नैक से लड़ रहा था। वह चाबुक चलाने में माहिर था और एजियो स्काईस्नैक की फुर्ती का पूरी तरह से मुकाबला कर सकता था। हालांकि एजियो स्काईस्नैक बहुत तेजी से भागने में सक्षम था। पहले जान कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब जब एजियो स्काईस्नैक उस समूह में फंस गया था तो उसके भागने की कोई जगह नहीं थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? जान वहां खड़ा था, लंबे चाबुक नचा रहा था। हर चाबुक के वार में इतनी शक्ति थी कि वह एक छोटे से पहाड़ को चीर सकता था, जिससे नीला आकाश सांप का शरीर कई जगहों से फट गया। मेरी ताकत तुमसे ज्यादा है, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर समर्पण कर दो। पापा, जादुई खजाना उसके शरीर से टकरा गया। चूंकि जान खुद एक उन्नत जियांटियान विशेषज्ञ था, इसलिए वह उसे दबाने में पूरी तरह सक्षम था। स्वूश! इस बार जब वह अपने लंबे चाबुक से बचकर आगे निकल गया तो नीला आकाश सांप अचानक गायब हो गया और फिर कुछ दर्जन मीटर दूर पुनः प्रकट हुआ। आयनवुड जान आश्चर्यचकित था, लेकिन तुरंत बाद उसका चेहरा काफी बदल गया। सस्स! नीला आकाश सांप उत्साह में चिल्लाया, जबकि उसी समय उसके शरीर की हर एक फिसलने वाली गति के साथ ऐसा लग रहा था कि वह दर्जनों मीटर दूर चला गया है, यदि उससे भी अधिक दूर नहीं। मर जाओ! आयनवुड जान का चेहरा क्रूर था और ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो गया है। गड़गड़ाहट, संरचना कांप उठी और बड़ी मात्रा में काली और सफेद ऊर्जा की धार एजियो स्काईस्नैक की ओर गिर पड़ी, लेकिन एजियो स्काईस्नैक ने केवल आयनवुड जान पर ठंडी नजर डाली, फिर एक और फिसलन के साथ गायब हो गया। धमाका! काली और सफेद ऊर्जा आपस में टकराई और बड़ी मात्रा में अराजक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। धिक्कार है! आयनवुड जान पागलों की तरह चिल्लाया, मुठ्ठियां जोर से लहराते हुए। धिक्कार है! शून्य पलक! आयनवुड जान का चेहरा क्रूर था और उसकी आंखें लाल और पागलों जैसी थीं। यह नीला आकाशीय नाग वास्तव में शून्य पलक का उपयोग करने में सक्षम है। सही, ये जी-वंश के उस बच्चे की बदौलत है। जी-वंश के उस बच्चे ने नीला आकाशीय नाग के खिलाफ बार बार युद्ध किया है। शायद इसी वजह से नीला आकाशीय नाग बेहतर हुआ है, जिससे वह दुनिया के साथ एक स्तर तक पहुंच पाया है और शून्य पलक का उपयोग करने में सक्षम हो पाया है। आयनवुड जान पूरी तरह क्रोधित हो गया। हालांकि स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में केवल एक ही नीला आकाशीय सांप था, लेकिन ग्रैंड जिया राजवंश के शासन वाले असीम क्षेत्र में इनकी संख्या काफी थी। इसलिए आयनवुड जान अच्छी तरह जानता था कि नीला आकाशीय सांप कितने शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए वह इस सांप को वश में करने के लिए इतना बेताब था। सामान्यतः कहा जाए तो डायर मॉन्स्टर्स पानी या जहर या आग या इसी तरह की अन्य चीजों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। यहाँ तक कि जलीय गैंडे के राजा और सर्पेंटविंग जैसे गैर देव जानवर प्राणियों में भी यह क्षमता थी। लेकिन एक देव जानवर होने के नाते नीला आकाश सांप राजा के पास कोई विशेष क्षमता नहीं थी। लेकिन वास्तव में इसमें अभी भी कुछ था। बस एजियो स्काईस्नैक किंग की प्राकृतिक क्षमता बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। कम शक्ति होने के कारण वह उसका उपयोग करने में सक्षम नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे एक सामान्य राक्षसी जानवर हाउटियन अवस्था में पानी को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था, लेकिन जियांटियन अवस्था में कर सकता था। इस एजियो स्काईस्नैक किंग की प्राकृतिक क्षमता शून्य से संबंधित थी। जियांटियन जीवन रूप स्तर तक पहुंचने के बाद भी उसे दुनिया के साथ एक स्तर तक पहुंचना था, तभी वह शून्य के साथ तुरंत एक हो पाता, जिससे वह शून्य ब्लिंक तकनीक का उपयोग कर पाता। शून्य पलक! आयनवुड जान ने दांत पीसते हुए कहा। शून्य पलक तकनीक विकसित करने में सक्षम एक नीला आकाश सांप राजा जल्द ही अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बन जाएगा। शून्य पलक! इससे नीला आकाश सांप कुछ बेहद गुप्त जगहों पर जा सकता था और दुनिया के कुछ स्पिरिट फ्रूट भी चुरा सकता था। ये दर्शाता था कि उसकी बढ़ती गति विस्फोटक वृद्धि के चरण में प्रवेश करने वाली थी। निस्संदेह यह नीला आकाश सांप राजा ईस्टमाउंट मार्श छोड़कर एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाला था। आखिरकार केवल अन्य जगहों पर जाकर ही वह और अधिक प्राकृतिक खजाने हासिल कर सकता था और अपनी शक्ति में तेजी से वृद्धि कर सकता था। अगर वह हमेशा यहीं आराम से रहता तो उसकी प्रतिभा बेकार होती। उसके मन में मेरे लिए जो नफरत है, उसे देखते हुए भविष्य में जब वह स्वेलो माउंटेन पर वापस आएगा तो वह मुझसे बदला लेने आ सकता है। जान क्रोधित और भयभीत दोनों था। आयनवुड जान क्रोध में चिल्लाया, उसकी दहाड़ की आवाज से पानी भी फट गया। वह क्रोधित था। ये सब उस जी-वंश के बच्चे की वजह से है। आयनवुड जान ने घोर घृणा से भरकर अपने दांत पीस लिए। अगर जी निंग ने एजियो स्काईस्नैक किंग को इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ाया होता तो इस लड़ाई में उसे अचानक सफलता कैसे मिल पाती। जहान ने एजियो स्काईस्नैक को पहले ही वश में कर लिया होता। अब वह न सिर्फ उसे वश में नहीं कर पाया, बल्कि उसने एक शक्तिशाली भावी शत्रु को भी नाराज कर दिया था। एजियो स्काईस्नैक को ये रंजिश जरूर याद होगी। विशाल संरचना गायब हो गई। आयनवुड जान ने संरचना के सभी 8 झंडे इकट्ठा किए, फिर पानी के ऊपर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक भयावह छायादार भाव था। गुरु! बियान बाग काले कपड़े पहने एक आदमी में बदल गया और उड़ता हुआ ऊपर आया। अपने गुरु के चेहरे का भाव देखकर वह समझ गया कि उसे वश में करने का प्रयास विफल हो गया है। उसने जल्दी से कहा, गुरु नाराज मत होइए। यह नीला आकाश सांप बहुत ही मूर्ख था। गुरु ने इसे मार डाला, यह इसकी अपनी ही गलती थी।
यह मरा नहीं, आयनवुड जान ने ठंडे स्वर में कहा। यह मरा नहीं, काले कपड़े वाला हैरान हुआ। तो फिर ये, आयनवुड जान ने सिर हिलाया। ये वास्तव में शून्य पलक तकनीक को समझने में कामयाब रहा। ये भाग गया, लेकिन काले कपड़े पहने आदमी को भी यकीन करना मुश्किल लगा। नीला आकाश सांप वास्तव में उस महत्वपूर्ण मोड़ पर शून्य पलक तकनीक को समझने में कामयाब रहा था। ये सब उस जी कुल के बच्चे की गलती है, जान ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी शक्ति एजियो स्काईस्नैक के बराबर थी। बार बार युद्धों के बाद एजियो स्काईस्नैक में काफी सुधार हुआ है। इसलिए इस युद्ध के दौरान उसे अचानक दुनिया का आभास हो गया, जिससे वह शून्य के साथ एक हो गया और शून्य झपकी तकनीक का उपयोग करने लगा। इस जी कुल के बच्चे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं जरूर इसकी खाल उधेड़ दूंगा और इसकी नसें फाड़ दूंगा, वरना मैं अपने दिल के इस रोष से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने बार बार सिर हिलाया। मालिक, चिंता मत करो। इससे पहले मैंने उस पर अपनी कई पीठ की कीलें चलाई थीं, जो आइस फ्लावर लिक्विड से सने हुए हैं। आइस फ्लावर लिक्विड का कुछ हिस्सा उसके शरीर पर लग चुका है। जब तक हम आइस वास्प को छोड़ेंगे, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। ठीक है। जान ने अपनी कमर से एक स्लेटी रंग की बोरी निकाली। बोरी ढीली करते ही एक अर्ध पारदर्शी मणि जैसी ततैया तेज गति से उड़कर बाहर आए। पाने की कोशिश करना। जान और बियान टाइगर तेज गति से आइस वास्प के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके जाने के बाद एक हरा सांप अचानक शांत पानी के ऊपर प्रकट हुआ। हरा सांप दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में आशा की एक झलक थी। जी निंग के साथ इतनी बार युद्ध करने के बाद वे दोनों इतने लंबे समय तक बराबरी पर थे। इसके अलावा निंग ने उसे दुनिया के साथ एक गति तकनीक के स्तर को पार करने और शून्य पलक तकनीक को समझने में मदद की थी। उसने निंग के प्रति कृतज्ञता महसूस की। सस। नीला आकाश सांप ने एक हल्की सी आवाज निकाली। उसे उम्मीद थी कि निंग बच निकलेगा। उसने वो सब कर लिया था जो वो कर सकता था आखिरकार। हालांकि अभी उसके पास भागने की बहुत जबरदस्त क्षमताएं थीं, लेकिन असल ताकत के मामले में वो आयनवुड जान के मुकाबले में कहीं नहीं था। पुस्तक 3, अध्याय 2, तालाब के किनारे का रास्ता समझना। जी निंग अपनी दुनिया के साथ एक फुटवर्क तकनीक पर भरोसा करते हुए हवा जितनी तेज गति से भागा। ईस्टमाउंट मार्श से निकलने के बाद वह तेज गति से भागता रहा। पहाड़ी जंगलों से होते हुए लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा आगे बढ़कर रुक गया। दरअसल अब तक गोल्डन क्रो सूर्य क्षितिज के नीचे पूरी तरह डूब चुका था। हालांकि पूर्वी क्षितिज अभी भी लाल था और जमीन पर अभी भी कुछ रोशनी पड़ रही थी। वाह, निंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा। मैंने पहले पानी पर 300 किलोमीटर दौड़ लगाई, फिर जमीन पर 1000 किलोमीटर। इसके अलावा मैं अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था। मैंने पहले कभी इस तरह नहीं दौड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसे शरीर के बावजूद मैं इतना पसीने से तर हो जाऊंगा। निंग आमतौर पर ईस्टमाउंट मार्श पर बिना पसीना बहाए 1000 किलोमीटर तक दौड़ सकता था, लेकिन इस बार वह सचमुच अपनी पूरी गति से दौड़ा था। थका हुआ निंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके सामने एक तालाब था और तालाब के भीतर कुछ कमल के फूल तैर रहे थे। फूलों पर कीचड़ का कोई दाग नहीं था और उनके तने सीधे थे। कमल की खुशबू उसकी नाक में समा रही थी, जिससे थका हुआ निंग तालाब के पास बैठते ही मुस्कुरा उठा। लगता है मैं उस झटके से बच निकला। निंग ने हाथ हिलाकर एक बांस की छड़ी निकाली। छड़ी में साफ पानी भरा था। उसने सिर उठाकर 2 घूंट लिए। मुझे आश्चर्य है कि उस छोटे हरे सांप का क्या हाल है। निंग ने हल्की सी आह भरी। छोटे हरे सांप, मुझे दोष मत दो। मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अफसोस, मैं जियांटियन स्तर तक नहीं पहुँच पाया। जियांटियन, बस यही सोचकर निंग को चिंता होने लगी। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख सबसे शक्तिशाली फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधि के रूप में अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन इसका अभ्यास करना बेहद कठिन था। यहाँ तक कि उसकी तरह की पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति के लिए भी इसमें सफलता पाना बहुत मुश्किल था। यिन और यांग को मिलाएं, अग्नि और जल को मिलाएं। ये कैसे संभव हुआ? मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? निंग ने कड़वाहट से सोचा। हल्की हवा बह रही थी। गर्मियों की रात की ठंडी हवा कितनी सुकून देने वाली थी। हवा तालाब में लगे कमल के फूलों के बीच से बह रही थी। कुछ फूल अपनी जगह पर ही घूम रहे थे, पहले एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में। छाया विंडस्टिप्स में दुनिया के साथ एकाकार होने के स्तर पर पहुंचकर निंग स्वाभाविक रूप से मानसिक रूप से हवा के साथ एकाकार हो गया। जब हवा कमल के फूल के पास से गुजरती तो वह साफ साफ महसूस कर पाता। निंग के चेहरे पर अचानक उत्सुकता उभरी। जब हवा कमल को उड़ाती है तो वह पहले बाएं मुड़ता है, फिर दाएं। निंग को अचानक ऐसा लगा जैसे वह कुछ समझ गया हो। यदि कोई पत्ता हवा से उड़ता है तो वह बिना किसी लय के बेतहाशा उड़ेगा। अगर यह कोई छोटा पेड़ होता जो हवा से गिर रहा होता तो ये सिर्फ बाएं से दाएं हिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कोई बड़े गोल पत्ते नहीं होते। लेकिन जब कमल के फूल पर फूंक मारी जाती है तो कमल की पंखुड़ियां बाईं या दाईं मुड़ सकती हैं, जिससे ये बल समाप्त हो जाता है। निंग ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन आसमान में उसे चांद की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। सुनहरा कौवा, सूरज ढल रहा है और चांद खरगोश, चांद उग रहा है। बाएं मुड़े, दाहिने मुड़े, दिन और रात। क्योंकि दिन है इसलिए रात की अवधारणा है। निंग मन ही मन बुदबुदाया। घोर अंधकार में प्रकाश की एक छोटी सी झलक अतुलनीय रूप से चमकदार होती है। कमल की पंखुड़ी के बाएं और दाएं घुमाव उसे 2 विपरीत घुमावों को रद्द करने की अनुमति देते हैं, जिससे वह हवा के बल को रद्द कर देता है और अपनी जगह पर स्थिर, अविचलित रहता है।
निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आत्मा पहले से ही विश्व के साथ एक थी और वे हवा और तालाब में कमल के फूलों के साथ एक हो गए। उसे किसी विशाल तत्व का हल्का सा आभास हो रहा था जो अनंत ब्रह्मांड की रचना के समय से चले आ रहे प्राचीन रहस्यों को छुपाए हुए था। ये रहस्य दाव मार्ग था। हवा दाव को अपने भीतर समेटे हुए थी और दाव स्वयं विशाल और अज्ञेय था। लेकिन जब हवा कमल के फूल के पास से गुजरी तो निंग कमल के फूलों के बीच से दाव की परछाई को चमकते हुए देख पाया। दाव की गतिविधियों और उसके वास्तविक स्वरूप का संकेत पाने में सक्षम। निंग चुपचाप तालाब के किनारे कमल की मुद्रा में बैठा हुआ था। वह पूरी तरह से विचारों में खोया हुआ था और वह दाव के संकेत पर ध्यान लगा रहा था जिसे उसने कमल के फूलों की गोलाकार गति से महसूस किया था। दाव को समझना एक ऐसी चीज थी जिसकी कोई आशा तो कर सकता था लेकिन मांग नहीं सकता था। उस क्षण जब उसकी आत्मा, उसके विचार, वातावरण और बाकी सब कुछ एक साथ विलीन हो गए, वह बमुश्किल ही दाव का एक संकेत छू पाया। लेकिन दाव को छूने के लिए पूर्वापेक्षा ये थी कि पहले व्यक्ति को संसार के साथ एकाकार होना होगा। जब उसका मन संसार के साथ पूरी तरह एकाकार हो जाए तभी वह शाश्वत दाव को छूने में सक्षम हो सकता है। हुआ जंगली घास से ढकी एक छोटी सी नदी से पानी की एक धारा धीरे धीरे बह रही थी। गुगुगु। रात हो गई और जंगल में मेंढकों की टर्राहट गूंजने लगी। धीरे से कमल मुद्रा में बैठे निंग को प्रकाश की किरणें घेरने लगीं। सबसे पहले कुछ जलीय प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं जो धीरे धीरे उसके चारों ओर एक के बाद एक विशाल कमल की पंखुड़ियां बनाती गईं। एक के बाद एक जलीय कमल की पंखुड़ियां निंग को घेरती गईं जो उस समय हवा में धीरे धीरे झूमते हुए खिल रहा था। इसके तुरंत बाद अग्नि की रोशनी के बिंदु भी इकट्ठा होने लगे और अग्निमय कमल की पंखुड़ियों का रूप ले लिया। ये विशाल कमल की पंखुड़ियां निंग के चारों ओर लिपट गईं। कमल की पंखुड़ियों की दो परतें। पहली परत जलयुक्त कमल की पंखुड़ियों की थी, दूसरी परत अग्नियुक्त कमल की पंखुड़ियों की थी। प्रत्येक परत में ठीक 3 पंखुड़ियां थीं। आग और पानी एक दूसरे से मिले। अचानक कहीं से हवा उठी। हुआ कमल की पंखुड़ियों की 2 परतों के बीच अचानक एक हवा उठी। कमल की पंखुड़ियों की 2 परतें घूमने लगीं। पानीदार कमल की पंखुड़ियों वाली निचली परत बाईं ओर घूम गई जबकि अग्निमय कमल की पंखुड़ियों वाली ऊपरी परत दाईं ओर घूम रही थी। कमल की पंखुड़ियों की दोनों परतें बिल्कुल विपरीत दिशाओं में घूम रही थीं। धीरे धीरे सुस्ती से वे घूम रही थीं लेकिन निंग ने खुद अपनी कोई ताकत नहीं लगाई। सब कुछ स्वभाव से ही घटित हुआ। छी। एक भूरे बालों वाला भेड़िया जंगल के भीतर से तेजी से बाहर निकला। उसकी जैड जैसी आंखें उस दूर फरपोश युवक पर टिकी थीं। बस उस फरपोश युवक को घेरे हुए कई मीटर आकार की उन विशाल कमल की पंखुड़ियों ने भेड़िए को थोड़ा भ्रमित कर दिया। हालांकि एक कम बुद्धि वाले जानवर के रूप में उसकी सहज बुद्धि उसे बता रही थी कि आग और पानी की वे घूमती हुई पंखुड़ियां बादलों की तरह दुनिया का एक हिस्सा मात्र हैं। उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। भूरे भेड़िए ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए फर पहने युवक को घूरा। बहुत भूख लगी थी। फर से लदा वह युवक बिना हिले डुले बस बैठा था मानो सो रहा हो। उसमें जवाब देने की क्षमता तो बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा उस युवक का मांस इतना कोमल और स्वादिष्ट लग रहा था। भूरे भेड़िए को उसकी लार अपने मुंह में आती हुई महसूस हो रही थी। अब इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं रही। छी। भूरा भेड़िया तेजी से आगे बढ़ा, नुकीले दांत दिखाते हुए उस फर पहने युवक को काटने की तैयारी में। लेकिन जैसे ही वह कमल की पंखुड़ियों की उन परतों के 2 मीटर के भीतर पहुंचा, बूम। कमल की पंखुड़ियों की उन 2 परतों से उत्पन्न हवा में संसार की विनाशकारी शक्ति का आभास समाया हुआ था। पल भर में उसने उस भेड़िए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला जिससे खून चारों ओर फैल गया। कुछ जमीन में गहराई तक रिस गया जबकि बाकी कुंड में बह गया। रात्रि का समय। आयनवुड जॉन और बियॉन्ड टाइगर, जिसकी कमान उसके हाथ में थी, जो काले कपड़े पहने हुए आदमी की भूमिका में थे, उस समय उस आइस वास्प के पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि वे पहाड़ी जंगलों से गुजर रहे थे। बर्फीला ततैया आखिर एक ततैया ही तो थी। वह कोई विशाल उड़ने वाला जानवर नहीं था, नहीं कोई डायर मॉन्स्टर। कल्पना कीजिए कि वह कितना धीमा होगा। निंग की गति का 10वां हिस्सा भी उसकी गति से कम नहीं था। जीवंश का ये बच्चा सचमुच दौड़ सकता है। आयनवुड जॉन का चेहरा उदास और भयावह था। ईस्टमाउंट मार्श छोड़ने के बाद वह भागता रहा। काले कपड़े पहने आदमी ने जल्दी से कहा, गुरुजी, बर्फीले हॉर्नेट की उड़ान की गति बहुत धीमी है। अगर जीवंश का ये बच्चा बिना रुके जीवंश के 5 प्रांतों में से किसी एक प्रांत तक दौड़ता रहा तो शायद हमारे पास उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। 5 प्रांतों में से किसी एक तक भागना। आयनवुड जॉन ने सिर हिलाया। बहुत दूर। ईस्टमाउंट मार्श पहले से ही जी कबीले के इलाके की सीमा पर है। सीमा से 5 प्रांतों में से किसी एक तक एक साथ भागना। जी कबीले के उस बच्चे को इतनी दूर नहीं भागना चाहिए। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन मन ही मन जान भी चिंतित था। अगर निंग सचमुच 5 प्रांतों में से किसी एक तक भाग गया होता तो जान को अपनी क्षमताओं पर चाहे कितना भी भरोसा क्यों न हो, वह अपने दुश्मनों की मांद में घुसने की हिम्मत नहीं करता। हम धीरे धीरे उसका पीछा करेंगे, आयनवुड जॉन ने कहा। आइस फ्लावर लिक्विड जहाँ भी गुजरेगा वहाँ एक अनोखी खुशबू छोड़ जाएगा। ये कम से कम 3 दिन तक नहीं जाएगी। हम इसे सूंघ नहीं सकते, लेकिन आइस वास्प सूंघ सकता है। जब तक जीवंश का वह बच्चा 5 प्रांत में भाग नहीं जाता तब तक वह मर जाएगा। ठीक है, वह मर जाएगा, काले कपड़े वाले आदमी ने जल्दी से कहा। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और मुझे भविष्य में एक शक्तिशाली दुश्मन दे दिया। आयनवुड जॉन कल्पना कर सकता था कि एजियो स्काईस्नैक अपनी शून्य पलक के जरिए बाहरी दुनिया में रोमांचकारी यात्राएं कर रहा है और ज्यादा शक्तिशाली बन रहा है,
जिफ उस स्तर तक पहुंच रहा है और फिर उसे मारने के लिए वापस आ रहा है। वह डर के मारे खुद को रोक नहीं पा रहा था और साथ ही वह जी निंग से और भी ज्यादा नफरत करने लगा था। मुझे जरूर खुद उसकी खाल नोचनी होगी और उसकी नसें फाड़नी होंगी। ठीक है, इसकी खाल फाड़ दो, इसकी नसें फाड़ दो। काले कपड़े पहने आदमी ने भी दांत पीस लिए। सुनहरा कौवा सूर्य पूर्वी आकाश में अपना सिर उठाने लगा था। भोर हो चुकी थी। आयनवुड जान और उसके अधीन बियॉन्ड टाइगर अभी भी धीरे धीरे पीछा कर रहे थे। वे इतनी देर से पीछा कर रहे थे कि दोनों के पेट गुस्से से भरे हुए थे। जी वंश का ये बच्चा वाकई बहुत ज्यादा सतर्क था। ईस्टमाउंट मार्श छोड़ने के बाद वह कम से कम 1000 किलोमीटर और भाग गया था। 1000 किलोमीटर तक उड़ने वाला एक बर्फीला ततैया भी बहुत थक जाता। खुशकिस्मती से ये बर्फीला ततैया एक उत्परिवर्ती था। मास्टर, काले कपड़े पहने आदमी की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से दूर की ओर इशारा किया। थका हुआ जान उस तरफ देखने के लिए मुड़ा। अचानक उसे दूर तालाब के किनारे एक अस्पष्ट मानव आकृति दिखाई दी। इससे उसका दिमाग तुरंत जाग उठा। आयनवुड जान की आंखें चमक उठीं। उसने अपने होंठों के कोने चाटे, फिर मन ही मन कहा, चलो देखते हैं। गुरु और आत्मिक पशु के बीच निकट दूरी पर मानसिक संचार बनाए रखने की क्षमता थी। जहां तक सटीक दूरी का सवाल है, यह इस बात पर निर्भर करता था कि उनकी आत्माएं कितनी शक्तिशाली थीं। सामान्यतः एक जियांटियन जीवन रूप और उसके आत्मिक पशु को मानसिक रूप से बातचीत करने के लिए 10 मीटर की दूरी बनाए रखनी पड़ती थी। दोनों सावधानीपूर्वक आगे बढ़े, इस कोशिश में कि कोई शोर न हो। लेकिन सच तो ये था कि अगर उन्होंने थोड़ी बहुत आवाज भी की तो भी जान को डर नहीं लगा। आखिरकार वह एक उन्नत जियांटियन विशेषज्ञ था। पूरी गति से दौड़ते हुए वह जी निंग से भी थोड़ा तेज था और इसके अलावा उसके पास एक दिव्य गति मुहर के साथ साथ कई अन्य साधारण दाव मुहरें भी थीं। वह निंग को भागने कैसे दे सकता था? क्या बेवकूफ है मैं, कितनी भी सावधानी बरतूं मैं फिर भी थोड़ी बहुत आवाज निकाल ही रहा हूँ। पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसे तो कोई फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर होना चाहिए। तार्किक रूप से कहें तो उसकी इंद्रियां बहुत तेज होनी चाहिए। हम्फ उसे तो बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। शायद वो सो गया है। जान ठंडी हंसी। और भी अच्छा, इससे मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना मुझे एक दिव्य गति मुहर बर्बाद करनी पड़ेगी। आयनवुड जान और काले कपड़े वाला आदमी आगे बढ़ते रहे। धीरे से वे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पहचान सकते थे। क्या? वे दोनों दंग रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब तक सूर्य उदय हो चुका था। सूर्य के प्रकाश में वे विशाल अग्निमय कमल की पंखुड़ियां और जलमय कमल की पंखुड़ियां अर्धपारदर्शी दिखाई दे रही थीं। आखिरकार ये कमल की पंखुड़ियां असली कमल की पंखुड़ियां नहीं थीं। ये संसार की ऊर्जा से बनी थीं। सूर्य के प्रकाश में वे तुरंत अर्धपारदर्शी दिखाई देने लगीं। विशाल कमल की पंखुड़ियों की दो परतें अभी भी धीरे धीरे विपरीत दिशाओं में घूम रही थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी लय समाहित थी। घूमती हुई कमल की पंखुड़ियों की इन दो विशाल परतों के बीच में निंग कमल मुद्रा में बैठा था। यह क्या है? जान, हालांकि बहुत अनुभवी था, उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। क्या यह आंतरिकी से उत्पन्न हुआ है? फिर भी भले ही वह जियांटियन जीवन रूपी अवस्था तक पहुंच गया हो, फिर भी वह अभी भी एक प्रारंभिक अवस्था का जियांटियन ही है। मुझे लगता है कि उसके पास कोई जादुई खजाना नहीं है। जान के चेहरे पर एक भयंकर भाव उभर आया। पुस्तक 3, अध्याय 3, अग्नि और जल का अवतरण, जियांतियान को जन्म देना। आयनवुड जान और उसका बियॉन्ड टाइगर तेज गति से आगे बढ़े और जल्दी ही पूल के किनारे पहुंच गए। यह वाकई बहुत खूबसूरत है। आयनवुड जान डूबते सूरज की परावर्तित रोशनी को घूरते हुए जो उन दो खिली हुई विशाल कमल की पंखुड़ियों पर पड़ रही थी, आश्चर्य से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन जितना ज्यादा वह उन्हें देखता उतना ही ज्यादा घबराता। आखिरकार वह एक देर से विकसित जियांटियन विशेषज्ञ था। हालांकि वह दुनिया के साथ एक स्तर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसे पहले से ही धुंधली सी अनुभूति हो रही थी कि पंखुड़ियों की वे दो परतें कितनी असाधारण थीं। गुरुजी, बियॉन्ड टाइगर ने भी जान की ओर देखा। अब हमें क्या करना चाहिए? अधीर मत हो, वह हमारे सामने है और बच नहीं पाएगा। चलो पहले उसे एक परीक्षा देते हैं। जान ने मन ही मन निर्देश दिया। अपने हाथ की एक लहर से उसने अपनी जियांटियन शक्ति छोड़ी, जिसने सीधे एक चट्टान को उसके हाथ में खींच लिया, और फिर एक शक्तिशाली प्रहार से उसने उस चट्टान में अपनी जियांटियन ऊर्जा भर दी, जिससे वह एक प्रकाश किरण में बदल गई जो सीधे कमल आसन में बैठी जी निंग की ओर जा गिरी। यद्यपि उसने सिर्फ एक पत्थर फेंका था, फिर भी एक नाइनफेंग योद्धा निश्चित रूप से मारा जाएगा। हुआ जब पत्थर निंग के 10 मीटर के क्षेत्र में पहुंचा और कमल की पंखुड़ियों की उन दो परतों से टकराया तो वह तुरंत जम गया। उस अदृश्य संहारक ऊर्जा ने फुफकार के साथ चट्टान को धूल में बदल दिया। बियॉन्ड टाइगर और आयनवुड जान दोनों के दिल दहल गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। जाहिर है वे उन दो रहस्यमयी कमल की परतों को देखकर कुछ उलझन में थे। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ, जान ने ठंडे स्वर में उपहास किया और ब्लैकवुड वाइन विप कहीं से उसके हाथों में प्रकट हो गई। आयनवुड जान ने अपने लंबे चाबुक से वार किया। ब्लैकवुड वाइन विप लंबा होकर पास के एक घने पेड़ के चारों ओर लिपट गया। जोरदार खिंचाव के साथ हांगलोंग पूरा पेड़ जड़ से उखड़ गया। ढेर सारी मिट्टी लेकर जान के चाबुक के साथ साथ झूल रहा था। धमाका! हजारों पाउंड वजनी यह पेड़ कमल मुद्रा में बैठे निंग की ओर सीधे टूट पड़ा। जब विशाल पेड़ का तना पारदर्शी विशाल कमल के पत्तों की उन दो परतों से टकराया तो वह तुरंत चकनाचूर हो गया। हालांकि विशाल पेड़ के भीतर मौजूद टक्कर की भयानक शक्ति ने कमल के पत्तों की दोनों परतों को हिलाकर रख दिया।
निंग, जो कमल मुद्रा में ध्यान कर रहा था, थोड़ा कांप उठा। उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसने देखा कि उसके शरीर को घेरे हुए दो विशाल कमल के पत्ते एक विशाल पेड़ के तने के उस पर गिरने से बिखर रहे थे। दूर आयनवुड जान और वह काले कपड़े वाला आदमी उस पर ठंडी नजरों से व्यंग्य कर रहे थे। तुमने मेरा सौभाग्य नष्ट कर दिया। विशाल कमल की पंखुड़ियों की दो परतों को बिखरते देख निंग को तुरंत एहसास हुआ कि उसने इस रात क्या हासिल किया था, और यह भी कि ये अंतर्दृष्टियां कितनी अमूल्य थीं। अगर किसी ने उसे परेशान न किया होता तो शायद वह और भी लंबे समय तक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाता, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जान ने उसके लिए इसे बर्बाद कर दिया। ये समझना होगा कि ज्ञानोदय के ये क्षण कुछ ऐसे थे जिनकी केवल आशा की जा सकती थी, मांगी नहीं जा सकती थी। अगली बार ऐसा कुछ घटित होने में शायद दशकों या सदियों लग जाएं। लानत है तुम पर। निंग ने अपनी हथेली से जोरदार प्रहार किया और एक तेज आवाज के साथ उस विशाल पेड़ के तने को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक हिस्सा तालाब के बीचों बीच गिरा और कई कमल के फूल कुचल गए। दूसरा हिस्सा आसपास के कई पेड़ों से टकराया, जिससे चारों तरफ धूल उड़ गई। जी वंश के नन्हे बच्चे। आयनवुड जान जोर से हंसा। तुम 1000 किलोमीटर जंगल में भाग गए, फिर भी मैंने तुम्हें आखिरकार पकड़ ही लिया। आज ही तुम्हारी मौत है। निंग ने उसे ठंडी नजरों से देखा और फिर तुरंत अपने शरीर में चंद्र ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बुलाया। पिछली रात के ध्यान के दौरान उसे दाव के वास्तविक स्वरूप की थोड़ी सी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी, लेकिन यह अंतर्दृष्टि उसे बिना किसी प्रश्न के ये समझने के लिए पर्याप्त थी कि 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के अगले स्तर तक पहुंचने का तरीका क्या है। दुनिया में कुछ भी वास्तव में किसी और चीज के विपरीत नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे रात और दिन विपरीत प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में आकाश के दो अलग अलग पहलू हैं। ये बिल्कुल अग्नि और जल कमल की पंखुड़ियों की दो परतों जैसा था जो उसे घेरे हुए थीं। न सिर्फ वे एक दूसरे को निरस्त नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे की शक्ति को भी बढ़ा रहे थे। क्यों? कमल के फूल में एक डंठल होता था, जिसके कारण कमल की पंखुड़ियां घूमती थीं। अग्नि और जल कमल की पंखुड़ियों की दो परतों का डंठल स्वयं निंग था। सौर ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, इनका सम्मिलन कैसे करें? उस डंठल को खोजकर जो सौर ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा को जोड़ता है। आना। निंग की आंखें पुनर्तः निश्चय से भरी थीं। उसके शरीर ने पहले ही अपनी सारी सौर और चंद्र ऊर्जा को पूरी तरह से प्रकट कर दिया था, जिसने उसके शरीर के हर हिस्से को तुरंत भर दिया। चाहे वह उसके बाल हों, उसकी त्वचा हो, उसके अंग हों या उसकी कोशिकाएं, उसने उसके हर हिस्से को भर दिया। चंद्र और सौर ऊर्जा का हर एक धागा एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन उनकी प्रकृति के कारण वे एक होने को तैयार नहीं थे। हुआ सारी चंद्र ऊर्जा और सौर ऊर्जा घूम रही थी, जैसे हवा से उड़कर आए कमल के फूल। वे यिन यांग ताइजी आरेख की दो मछलियों की तरह थे, जो हमेशा एक दूसरे का पीछा करती रहती थीं। सूर्य, चंद्रमा, वे लगातार एक दूसरे का पीछा करते रहे, और ऐसा करते हुए उनमें दाव का वह संकेत समाहित था जिसे निंग समझ चुका था। धीरे धीरे परिक्रमा करती हुई सौर ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा के केंद्र में एक नई शक्ति उत्पन्न हुई। तुरंत उस गहरे असीम शून्य में, जो इस स्थान से अनगिनत लोगों से अलग था, दो सर्वोच्च तारे थे। सौर तारा सूर्य और चंद्र तारा चंद्रमा। दोनों ने अपनी शक्ति का एक संकेत उत्सर्जित किया। सौर सत्य अग्नि और चंद्र सत्य जल। निंग के चारों ओर प्रकट हुए और आसपास के लोक की अग्नि और जल शक्तियों को भी सक्रिय किया। बैंग बैंग। आसपास का संसार तुरंत ही ज्वाला के समुद्र और जल के गर्त से भर गया। हालांकि इसे बयां करने में वक्त लगा, लेकिन सच तो ये है कि जैसे ही निंग ने उस पेड़ को चकनाचूर किया, उसने तुरंत अपने शरीर में ऊर्जा को सक्रिय कर दिया और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। आयनवुड जान और उसके बियान टाइगर ने अपनी आंखों से देखा कि कहीं से भी असीम लपटें और पानी प्रकट हो रहे थे, जिससे उन्हें भी डर लग रहा था। जहां से भी पानी गुजरा, वहां सब कुछ बर्फ की मूर्तियों में जम गया, और जहां से भी आग गुजरी, वहां सब कुछ लपटों ने भस्म कर दिया। उसी समय उफनते पानी के भीतर जैड खरगोश की धुंधली रूपरेखा देखी जा सकती थी। असीम लपटों के बीच 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे की छाया भी थी। जैड खरगोश और सुनहरे कौवे के बीच निंग था। ये जान इतना चौंक गया कि उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। क्या ये पौराणिक 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख हो सकता है? सुनहरा कौवा और जैड खरगोश दोनों प्रकट हो गए थे। निस्संदेह ये पौराणिक 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख फिंगगॉड बॉडी रिफाइनिंग की नंबर 1 तकनीक थी। पूरे स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में कम से कम पिछले 1000 सालों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने जियांटियन जीवन रूप बनने के लिए इस तकनीक का सहारा लिया हो। हालांकि जान ने इस तकनीक के बारे में पढ़ा था और जानता था कि यह सफलता कैसी दिखती है, फिर भी यह पहली बार था जब वह व्यक्तिगत रूप से किसी सफलता के अद्भुत दृश्य का साक्षी बना। हम्फ। आयनवुड जान के हाथों ने अचानक एक झंडा उठा लिया। वह तुरंत पीछे की ओर उड़ गया और फिर निंग के चारों ओर, जो असीम जल और अग्नि से घिरा हुआ था, एक गोलाकार आकृति में दौड़ने लगा और लगातार एक के बाद एक झंडे उछालता रहा, जो कीचड़ में गहराई तक धंस गए। कुछ ही सेकंड में 8 ध्वज लगा दिए गए, जो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर कर रहे थे। आयनवुड जान अब बस दूर से खड़ा होकर देख रहा था। मालिक, उसे मार डालो, बियान टाइगर ने जल्दी से कहा। अभी तो वह आगे बढ़ रहा है, यह उसका सबसे कमजोर पल है। नहीं, जान जल्दी से चिल्लाया। वह नंबर 1 फेंगगॉड बॉडी रिफाइनिंग का प्रशिक्षण ले रहा है और वर्तमान में सुप्रीम स्टार्स, सोलर स्टार और लूना स्टार की शक्ति से घिरा हुआ है।
जियांटियन जीवन रूप स्तर तक पहुंचने पर ये दोनों सुप्रीम स्टॉर्स अपने सोलर ट्रूफायर और लूनर ट्रूवाटर की एक झलक नीचे भेजेंगे, जिससे अनगिनत बाधाओं को पार करते हुए वह विकसित हो सकेगा और एक सच्चे जियांटियन स्तर के फेंट गॉड के शरीर में पुनर्जन्म ले सकेगा। तब तो हमारे लिए उसे रोकना और भी जरूरी हो जाता है, बियॉन टाइगर ने घबराहट में कहा। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? आयनवुड ज़ान का चेहरा राख सा हो गया था जब वह दूर नींद को देख रहा था, जो अंतहीन लपटों और पानी से घिरा हुआ था। इस समय वह असीम बर्फीले पानी से घिरा हुआ है और आग की लपटों में घिरा हुआ है। असीम बर्फीले पानी के केंद्र में चंद्र ट्रूवाटर की एक झलक है। अंतहीन लपटों के केंद्र में सौर ट्रूफायर की एक झलक है। अगर कोई जिफू शिष्य इसे छू भी ले तो वह तुरंत जम जाएगा और बिखर जाएगा या जलकर राख हो जाएगा। आप और हम तो क्या, उसकी आत्मा भी नहीं बचेगी। उसे पुनर्जन्म लेने के लिए पाताल लोक जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना भयानक? बियॉन टाइगर चौंक गया। बिल्कुल, आयनवुड ज़ान का चेहरा गंभीर था। ये शक्ति दो सर्वोच्च तारों से आती है, सौर सत्य अग्नि और चंद्र सत्य जल। कौन उन्हें छूने की हिम्मत करता है? तो क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे? बियॉन टाइगर ने घबराकर कहा। बस देखते रहो कि जीवंश का ये बच्चा और भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनता है। चिंता मत करो, ज़ान गुर्राया। अभी दो सर्वोच्च सितारों ने अपनी शक्ति उसे सौंप दी है और वह अपनी नश्वरता से ऊपर उठकर एक सच्चे जियांटियन दानव देवता के रूप में पुनर्जन्म लेने लगा है। उसके पार जाने के बाद सौर सत्याग्नि और चंद्र सत्याग्नि का वह संकेत भी गायब हो जाएगा। आखिरकार सौर सत्याग्नि और चंद्र सत्याग्नि की शक्ति जीवंश के इस छोटे से बच्चे की नहीं है। आयनवुड ज़ान ने ठंडे स्वर में उपहास किया। मैंने यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन पहले ही स्थापित कर दिया है। जीवंश के इस छोटे बच्चे के आगे बढ़ने के बाद उसके पास सुप्रीम स्टॉर्स की सुरक्षात्मक शक्ति नहीं रहेगी। मैं तुरंत इस फॉर्मेशन को सक्रिय कर दूंगा। चाहे कुछ भी हो, वह एक प्रारंभिक जियांटियन जीवन रूप ही होगा जिसके पास एक भी जादुई खजाना नहीं होगा। दूसरी ओर मैं इस फॉर्मेशन की सहायता से एक उत्तर जियांटियन जीवन रूप हूँ। ठीक है, बियॉन टाइगर ने भी सिर हिलाया। लेकिन जीवंश का ये बालक सचमुच अद्भुत है। आयनवुड ज़ान प्रशंसा में आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख, ये पौराणिक सबसे शक्तिशाली फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक है। लगभग सभी एक निश्चित आकार के कबीले इसके स्वामी हैं, लेकिन 1000 सालों में पूरे स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो इसके माध्यम से जियांतियान तक पहुंचा हो। अगर उसे बढ़ने दिया जाए तो वह निश्चित रूप से जीवंश के 5 प्रांतों का और शायद पूरे स्वेलो माउंटेन का भी नंबर 1 व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अभी तो वह केवल जियांतियान स्तर तक ही पहुंचा होगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को कैसे मारने वाला हूँ। जियांतियान का क्या मतलब था? इसका मतलब था स्वर्ग और प्रकृति से जन्म लेना। बस यही एक सच्चा जियांटियन जीवन रूप था। आमतौर पर ज्यादातर की रिफाइनर्स के शरीर में मौजूद आंतरिक की ऊर्जा ही जियांटियन में बदल जाती थी। उसके बाद यह ऊर्जा उनके पूरे शरीर में फैल जाती थी, जिससे वे तेज और चुस्त अवस्था में पहुंच जाते थे। लेकिन असल में यह जियांटियन शरीर का सबसे कमजोर प्रकार था। दिल में एक हल्की सी तलवार लगने से उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स के लिए उनका पूरा शरीर फेंट गॉड के शरीर में पुनर्जन्म ले लेता। फेंट गॉड के शरीर को 18 टुकड़ों में काटा जा सकता था, लेकिन जब तक उनका सिर नष्ट नहीं हो जाता वे नहीं मरते। आमतौर पर फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग की ज्यादातर तकनीकें निम्न स्तरीय होती थीं, यहाँ तक कि उनके शरीर पर दिव्य पैटर्न के टैटू गुदवाने पर भी निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख उन 2 प्रमुख दिव्य टैटुओं को स्वाभाविक रूप से उत्पन्न करने के लिए 2 सर्वोच्च सितारों की शक्ति पर निर्भर था। जियांटियन स्तर तक पहुंचने पर 2 सर्वोच्च तारों की सौर सत्य अग्नि और चंद्र सत्य जल अवतरित होती। अग्नि और जल का संयोग होता, जिससे एक दैत्यदेव का शरीर उत्पन्न होता। इस प्रकार का दैत्यदेव शरीर प्राचीन दैत्यदेव युग के उन सत्य जनजात दैत्यदेवों से जरा भी कमतर नहीं था, इसलिए इसे दुनिया की नंबर 1 तकनीक माना जाता था। पीपा निम को अपने शरीर की हर कोशिका के फटने का एहसास हुआ, और फिर 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख की दिव्य शक्ति ने सौर सत्याग्नि और चंद्र सत्याग्नि को हर कोशिका को नए सिरे से गढ़ने के लिए प्रेरित किया। सौर सत्याग्नि और चंद्र सत्याग्नि का संकेत जो 2 सर्वोच्च सितारों ने नीचे भेजा था, इस नए जियांटियन फेंट गॉड को गढ़ने की प्रक्रिया में पूरी तरह से नष्ट हो रहा था। नश्वर जहाज गिर गया। फेंट गॉड शरीर का गठन हुआ। सौर सत्य अग्नि और चंद्र सत्य जल भस्म हो गए और उनके चारों ओर मौजूद अनगिनत अग्नि और जल भी बिखर गए, जिससे फर वस्त्रधारी जीनिंग प्रकट हुआ। हालांकि वह जियांटियन स्तर पर छलांग लगा चुका था, लेकिन आग और पानी से फर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। बस निंग की त्वचा अब एक मनमोहक चमक बिखेर रही थी, मानो वह स्वर्ग से बना कोई रत्न हो। निंग ने आंखें खोलीं और दूर आयनवुड झान और बियॉन टाइगर को घूरने लगा। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, अब मर जाओ। उनकी पीठ पर दिव्य सौर टैटू और दिव्य चंद्र टैटू तुरंत सक्रिय हो गए। धमाका धमाका। दिव्य सौर टैटू और दिव्य चंद्र टैटू द्वारा बुलाई गई आग और पानी से बने एक विशाल ज्वलंत ड्रैगन और एक विशाल जल ड्रैगन अचानक प्रकट हुए। भयानक विनाशकारी शक्ति से युक्त ये ड्रैगन सीधे दूर स्थित आयनवुड ज़ान और बियॉन टाइगर की ओर बढ़ा। ये 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के जियांटियन स्तर का प्रमाण था। आग और पानी को नियंत्रित करने की क्षमता। पुस्तक 3 अध्याय 4
अग्नि और जल की कमल पंखुड़ियां। आयनवुड जान और बियान टाइगर दोनों ही चकित रह गए। जान ने जल्दी से अपनी यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन को सक्रिय किया और जोर से चिल्लाया, सावधान, वह आग और पानी को नियंत्रित कर सकता है। 9 स्वर्गों के क्रिम्सन राइट आरेख के जियांटियन फाइंड गॉड्स की पानी और आग को नियंत्रित करने की क्षमता असाधारण है। एक बार पानी और आग एक साथ निकल आए तो ज्यादातर साधारण जियांटियन जीव भी मारे जा सकते हैं। वह इतनी जोर से इसलिए चिल्लाया क्योंकि जैसे ही बियान बाघ ने आग और पानी को देखा, वह अपने असली शरीर में बदल चुका था और पीछे हटने लगा था। जैसे ही दोनों के बीच की दूरी बढ़ी, वे आध्यात्मिक संवाद करने में असमर्थ हो गए। लेकिन बियान बाघ की गति पानी और आग की गति के आगे कैसे टिक सकती थी? धमाका! एक विशाल जल ड्रैगन तुरंत बियान बाघ के चारों ओर लिपट गया, जिससे उस पर बर्फ की एक परत जम गई। उसी समय दूसरा अग्नि ड्रैगन भी बियान बाघ के चारों ओर लिपट गया। जल ड्रैगन और अग्नि ड्रैगन एक साथ उसके चारों ओर लिपट गए। जल ड्रैगन असीम ठंड से भर गया, जबकि अग्नि ड्रैगन असीम गर्मी से भर गया। गर्म और ठंडे। पा 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 बियान टाइगर का फर फटने लगा और उसका लाल मांस और मांसपेशियां दिखने लगी, फिर जल्दी ही जल गईं। ब्रू अभी भी मरा नहीं। जी निन की निगाहें ठंडी हो गईं। बियान टाइगर के चारों ओर लिपटा हुआ जल ड्रैगन अचानक ढीला पड़ गया, फिर तेजी से रूपांतरित होने लगा और एक विशाल कमल की पंखुड़ी में बदल गया। उसी समय अग्नि ड्रैगन भी तेजी से एक धधकती कमल की पंखुड़ी में बदल गया। जल कमल की पंखुड़ियां नीचे थीं, अग्नि कमल की पंखुड़ियां ऊपर थीं। बियान बाघ बीच में था। उसने कितनी भी कोशिश की, भागने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह जहां भी जाता, दोनों कमल की पंखुड़ियां उसका पीछा करतीं। जलज्वाला कमल महक निंग के एक विचार से कमल की 2 पंखुड़ियां तुरंत धीरे धीरे घूमने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे 2 भयानक चक्की के पाट घूमते हुए धीरे धीरे कुचल रहे हों। इससे पहले निंग ने अनजाने में ही दाव की अपनी थोड़ी सी समझ के जरिए उन 2 सुरक्षात्मक कमल पंखुड़ियों को बनाने के लिए विश्व की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया था, और फिर भी वह शक्ति पहले से ही इतनी प्रचंड थी। लेकिन अब निंग स्वयं एक जियांटियन जीवन रूप था, जो अग्नि और जल दोनों को नियंत्रित करने में सक्षम था। उस मूल शक्ति के साथ उस दाव का संकेत जो उसने समझा था, उसे जोड़कर वह शक्ति पहले से सैकड़ों गुना अधिक हो गई। जलज्वाला कमल की पंखुड़ियां घूम गईं। उनके बीच फंसे बियान बाघ को बस गर्मी और ठंड का झोंका महसूस हुआ, और वह पहले से कहीं ज्यादा दुखी हो गया। उसके पूरे शरीर में मानो सारी संवेदनाएं खत्म हो गई हों। उसी समय जैसे ही जल और अग्नि मिले, कहीं से एक तेज हवा उठी और वह शक्तिशाली संहारक शक्ति से भरी हवा सीधे बियान बाघ पर टूट पड़ी। बियान टाइगर का जला हुआ शरीर किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा था। वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था। उसकी आंखें धुंधली होते हुए भी अज्ञानता से भरी हुई थीं। बियान टाइगर मर गया था। यह वाकई इतना शक्तिशाली है। निंग का दिल आश्चर्य और खुशी से भर गया। पानी और आग को आधार मानकर और फिर अपने द्वारा विकसित किए गए सुरक्षात्मक वाटर फ्लेम लोड्स का निर्माण करके मैं एक मध्यम जियांटियन स्तर के डायरे मॉन्स्टर को बिना उसे वापस लड़ने का मौका दिए मार गिराने में सक्षम था। यद्यपि उपरोक्त वर्णन करने में समय लगा, लेकिन विशेषज्ञों के बीच लड़ाई अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। जिस क्षण निंग ने जलज्वाला कमल का निर्माण किया था, उस क्षण से लेकर जब बियान टाइगर की मृत्यु हुई थी, केवल एक हृदय की धड़कन के बराबर समय बीता था। बूम! यिन यांग ट्विन ऊर्जा संरचना जिसने इस वर्ग किलोमीटर को घेर रखा था, उसने भी अपनी शक्ति पूरी तरह से जारी कर दी और काली ऊर्जा और सफेद ऊर्जा की रेखाएं निंग की ओर बढ़ गईं। आयनवुड जान इस बात से हैरान था कि उसके बियान टाइगर को भी कितनी आसानी से मार दिया गया था। और फिर एक क्रूर भाव के साथ वह चीखा, मेरे यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन में भले ही तुम एक राक्षसी प्रतिभा हो जिसे स्वेलो माउंटेन सहस्राब्दी में एक बार देखता है, फिर भी तुम निश्चित रूप से मरोगे। मरो! सांप जैसी काली और सफेद ऊर्जा की रेखाएं तुरंत निंग की ओर झपटी। हराफ! एक विचार के साथ ही अचानक कहीं से उसके शरीर के पास अग्नि और जल प्रकट हो गए। अग्नि और जल कमल की पंखुड़ियों में बदल गए और जलज्वाला कमल की विशाल पंखुड़ियों की 2 परतें उसके चारों ओर मंडरा रही थीं, उन काली और सफेद ऊर्जा धाराओं के आक्रमण की प्रतीक्षा में। जब उन्होंने आक्रमण किया, निंग के एक विचार से जलज्वाला कमल अचानक एक हो गया। एक नवोदित फूल की तरह ऊपर की ओर इशारा करती हुई कमल की पंखुड़ियां एक विशाल कमल के फूल की कली में बदल गईं जो 10 मीटर से अधिक ऊंची थी, जिसने तुरंत निंग को अपने भीतर समाहित कर लिया। पेंग पेंग पेंग! काली और सफेद ऊर्जा तरंगे टूटकर नीचे आ गईं। जलज्वाला कमल हालांकि एक पुष्प कली में विलीन हो चुका था, फिर भी धीरे धीरे घूम रहा था। भीतरी परत अग्नि कमल की पंखुड़ियों से बनी थी, जबकि बाहरी परत जल कमल की पंखुड़ियों से बनी थी। वे धीरे धीरे विपरीत दिशाओं में घूम रहे थे, चाहे काली और श्वेत ऊर्जाएं बार बार उस पर प्रहार करतीं। कभी कभी जल कमल की पंखुड़ियों की बाहरी परत को मुश्किल से तोड़कर जल कमल की पंखुड़ियां फिर से अपने सामान्य रूप में आ जातीं। आखिर आग और पानी कभी भी अलग होकर फिर से बन सकते थे। वे शुरू से ही ठोस पदार्थ नहीं थे। अगर कभी कभार उन्हें तोड़ भी दिया जाए, तो भी निंग उन्हें फिर से बना सकता था। क्या? आयनवुड जान चौंक गया। ये कैसे संभव है? मेरा यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन, यह एक बेहद शक्तिशाली फॉर्मेशन है। इसे इस्तेमाल करते समय मेरी शक्ति को देखते हुए अगर मेरा सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से भी हो जो एक शीर्ष जियांटियन जीवन रूप हो, तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह जीवंश के इस बच्चे के सुरक्षात्मक कमल को भी भेद न सके? वह सुरक्षात्मक कमल क्या है? ऐसा कैसे है कि मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं? लेकिन आयनवुड जान को कैसे पता था कि निंग पहले ही दुनिया के साथ एकाकार स्तर पर पहुंच चुका था?
पिछली रात के उसके आत्मज्ञान का सबसे बड़ा फायदा था ये सुरक्षात्मक कमल, जिसके भीतर पहले से ही दाव के सच्चे अर्थ का संकेत था। 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख द्वारा निर्मित एक जियांटियन जीवन रूप शुरू से ही अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, और जिस अग्नि और जल को वह नियंत्रित करता था वह अधिकांश डायरे मॉन्स्टर्स द्वारा निर्मित अग्नि और जल से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब उसमें जलज्वाला कमल के माध्यम से सच्चे दाव का संकेत समाहित किया गया तो एक साधारण संरचना को स्वाभाविक रूप से अवरुद्ध करना कुछ भी नहीं था। आयनवुड ज़ान, तुम इतने लंबे समय से पीछा कर रहे हो, चलो अब मैं तुम्हें पैसे चुका देता हूँ और तुम्हें तुम्हारी यात्रा के अगले पड़ाव पर भेज देता हूँ। कमल की कली के भीतर निंग बहते जल कमल की पंखुड़ियों और धधकते अग्नि कमल की पंखुड़ियों के बीच से दूर अस्पष्ट आकृति को देखता रहा। इसके अलावा उसका मन दुनिया के साथ एकाकार स्तर पर पहुंच गया था। स्वाभाविक रूप से वह आसपास के सभी प्राणियों की आभा को महसूस कर सकता था और ध्यान के स्थान को स्पष्ट रूप से भांप सकता था। मरना। लेकिन निंग के एक विचार के साथ जिस जगह आयनवुड ज़ान खड़ा था वहां एक और ज्वलंत कमल की पंखुड़ी और एक जलती हुई कमल की पंखुड़ी प्रकट हुई, एक उसके ऊपर एक उसके नीचे, ज़ान पर चक्की के पाटों की तरह टूट रही थी। संरचना, मेरी सहायता करो। आयनवुड ज़ान ये स्थिति देखकर भयभीत हो गया। उसका सेवक बियॉन्ड टाइगर अभी अभी इसी तरह मरा था। उसने जल्दी से काली और सफेद ऊर्जा धाराओं को नियंत्रित किया और उन्हें अपने चारों ओर बेतहाशा लपेटकर इस जलज्वाला कमल की घर्षणकारी कुचलने वाली शक्ति को रोक दिया। ऐसा करके वह मुश्किल से उसे रोक पाया। हालांकि कभी कभी कुछ आग और पानी अंदर घुस आते, लेकिन उसकी जियांटियन की उसे रोकने में सक्षम थी। वह एक साथ 2 कमल के फूल कैसे बना सकता है? ज़ान सदमे और भय से भर गया। इतने शक्तिशाली हमले में तो उसकी लगभग सारी एकाग्रता लग जाएगी, लेकिन वह कैसे जान सकता था? जब वह 4 साल का था तब निंग की आत्मा लगभग एक जिफू शिष्य के बराबर थी। अभी उसकी आत्मा जिफू शिष्य से कहीं ऊपर थी। अपने मन को विभाजित करके 2 अलग अलग जलज्वाला कमल तकनीकों को अंजाम देना अपने आप में सरल था। तुम वास्तव में नहीं मरे हो। कमल की कली के भीतर सुरक्षित निंग तेजी से आयनवुड ज़ान की ओर बढ़ा। पीछे हटो। आयनवुड इतना डर गया कि उसका चेहरा बदल गया। उसने दांत पीस लिए। भाग जाना। यह निर्णय काफी निर्णायक था। आखिरकार वह आयनवुड कुल में पैदा हुआ था। वह अच्छी तरह जानता था कि एक बार जब कोई 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख में जियांटियन जीवन रूप स्तर तक प्रशिक्षित हो जाता है तो उसकी शक्ति सामान्य फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स से सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। हालांकि अभी निंग केवल एक प्रारंभिक जियांटियन जीवन रूप था। वह अन्य अंतिम चरण के जियांटियन फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स की बराबरी करने में सक्षम था। वह आयनवुड ज़ान एक अंतिम चरण के जियांटियन की रिफाइनर से ज्यादा कुछ नहीं था। इस स्तर के फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर से नजदीकी मुकाबला ये तो आत्महत्या ही थी। इससे पहले वह इस तथ्य पर भरोसा कर रहा था कि निंग के पास कोई जादुई खजाना नहीं है, लेकिन अगर यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन भी निंग को कुछ नहीं कर सका, अगर वह निंग के साथ लड़ना जारी रखता है तो क्या यह आत्महत्या होगी? एक प्रारंभिक जियांटियन जिसकी युद्ध शक्ति एक शिखर जियांटियन के बराबर है। कैसा राक्षस है! जी वंश ने वास्तव में ऐसा ही एक राक्षस पैदा किया था। मुझे निश्चित रूप से पूर्वज को सूचित करना होगा और उसे जल्द से जल्द नष्ट करवाना होगा, अन्यथा भविष्य में वह आयनवुड वंश के लिए एक विपत्ति बन जाएगा। आयनवुड ज़ान पूरी तरह से भयभीत था, खासकर उन जलज्वाला कमलों से। वे बहुत शक्तिशाली थे। संरचनाएं पहले से तैयार करनी पड़ती थीं, लेकिन निंग का अग्नि जल कमल सिर्फ एक विचार से ही बनाया जा सकता था और यह उसकी संरचना से भी ज्यादा शक्तिशाली था। ये बहुत, उसे खत्म कर देना चाहिए। आयनवुड ज़ान का एकमात्र विचार ये था कि वह वापस जाए और अपने कबीले के पूर्वज को इसकी सूचना दे। आयनवुड कबीले और जी कबीले स्वेलो माउंटेन क्षेत्र के 6 आधिपत्यों में से दोनों पर जिफू शिष्य पहरा देते थे। यही कारण था कि उन्हें ग्रैंड जिया राजवंश द्वारा ग्रैंड जिया राजवंश के मंत्री बनने की मान्यता प्राप्त थी। दिव्य गति मुहर। ज़ान के हाथ के एक झटके से एक काली पत्ती जैसी कागजी मुहर अचानक कहीं से प्रकट हो गई। वह कागजी मुहर रक्त की नसों जैसी किसी चीज से ढकी हुई थी और एक प्राचीन विचित्र अक्षर से ढकी हुई थी जिससे एक रहस्यमय लहरदार आभा निकल रही थी। आयनवुड ज़ान ने अपनी जियांटियन की शक्ति का एक प्रवाह इस मुहर में भेजा। हुआ। मुहर तुरंत एक अस्पष्ट शब्द में बदल गई जो आयनवुड ज़ान के शरीर में समा गई। भागो! आयनवुड ज़ान तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया, तेजी से दूर भाग गया, यहाँ तक कि अपने यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन झंडे को इकट्ठा करने की भी जहमत नहीं उठाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि आयनवुड ज़ान अच्छी तरह जानता था कि अभी भी वह उस जलज्वाला कमल से अपनी रक्षा के लिए यिन यांग जुड़वां ऊर्जा संरचना पर निर्भर था। इसके अलावा उन 8 संरचना झंडों को इकट्ठा करने में भी समय लगेगा। इससे जी कबीले के उस भयानक युवक को उस तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा और तब वह न केवल 8 संरचना झंडों को खो देगा बल्कि अपनी जान भी गंवा देगा। वह भाग गया। जी निंग ने जल्दी से उसका पीछा किया। उसके जियांटियन फेंट गॉड शरीर और उसके दुनिया से एक पैरों के तालमेल ने उसकी गति को और भी तेज कर दिया। वह भी एक प्रकाश किरण में बदल गया और ज़ान का पीछा करने लगा। मुझसे बस थोड़ा धीमा। आयनवुड ज़ान को गहरा सदमा लगा। पहले जब वह अभी तक जियांटियन स्तर तक नहीं पहुंचा था मैं उससे तेज था, लेकिन अब एक अनमोल दिव्य गति मुहर का उपयोग करने के बाद भी हम लगभग बराबरी पर हैं। आयनवुड ज़ान इस कीमत पर अपने दिल का दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका, लेकिन दांत पीसते हुए उसने एक और दाव मुहर निकाली जिसके ऊपर नसों का वही पुराना जाल था। उसने अपनी जियांटियन की उस दाव मुहर में भर दी। फिर एक और भ्रामक शब्द प्रकट हुआ।
फिर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। प्रकाश शरीर सील स्वूश। आयनवुड जान एक नीली ज्वाला में बदल गया और वह और भी तेजी से पीछे हट गया। उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। निंग की आंखों में इस नतीजे को स्वीकार करने की अनिच्छा साफ झलक रही थी। एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर विशेषज्ञ होने के नाते उसकी गति पहले से ही अविश्वसनीय थी, लेकिन आयनवुड जान ने लगातार 2 दाव मोहरों का इस्तेमाल किया था, एक लाइट बॉडी सील और एक दिव्य मूवमेंट सील। हालांकि ये मोहरें ट्रेसलेस टैलिस्मैन जितनी मूल्यवान नहीं थीं, फिर भी ये आयनवुड जान की गति को विस्फोटक रूप से बढ़ाने में सक्षम थीं। निंग के पास अभी कोई दाव मोहर नहीं थी। इसके अलावा अगर उसके पास होती भी तो वह उनका इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि दाव मोहरों और जादुई खजानों इन सब का इस्तेमाल करने के लिए जियांतियानकी की जरूरत होती है। स्वूश स्वूश। आयनवुड जान यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन के क्षेत्र से भाग गया और निंग से आगे निकल गया, जिससे निंग उसके खिलाफ अपने वाटर फ्लेम लोड्स का इस्तेमाल नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि वाटर फ्लेम लोड्स का निर्माण उसकी आग और पानी को नियंत्रित करने की क्षमता से हुआ था, लेकिन एक जियांटियन फाइंड गॉड के नियंत्रण को बनाए रखने की एक सीमा थी। बहुत अधिक दूरी पर नियंत्रण संभव नहीं होता। हा। आयनवुड जान ने राहत की सांस ली, वाटर फ्लेम लोड्स के खतरे से मुक्त होकर और निंग से दूर हटकर आखिरकार उसे सुकून मिला। लेकिन फिर वह नफरत से भर गया। इस जी निंग से नफरत। आखिरकार उसने अपना यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन खो दिया था। जी वंश के लड़के, अभी तो खुश हो जाओ। मैं इसकी सूचना पूर्वज को जरूर दूंगा और स्नोड्रैगन पर्वत को भी। जी वंश मेरे आयनवुड वंश और स्नोड्रैगन पर्वत दोनों का प्राणघातक शत्रु है। तुम्हारे जैसे राक्षस को स्नोड्रैगन पर्वत और मेरा आयनवुड वंश दोनों जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। आयनवुड जान का दिल नफरत से भर गया। पुस्तक 3 अध्याय 5 बेर के फूलों की खुशबू, नाक पर हमला। आयनवुड जान नीले धुएं की किरण की तरह तेजी से भागा, तेज रफ्तार से। ठीक उसी समय उसके सामने खड़े कई बड़े ऊंचे पेड़ अचानक उसके सामने गिरने लगे, जिससे जान के आगे का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। उनमें से कुछ पेड़ तो तेज रफ्तार से हवा में उड़कर उसकी ओर आ गए। क्या हो रहा है? आयनवुड जान के चेहरे का रंग उड़ गया। अपनी काली बेल की चाबुक की एक जोरदार लहर से उसने उसे प्रकाश की किरणों की एक श्रृंखला में बदल दिया, जो उसकी ओर उड़ रहे कई पेड़ों को चीरती हुई निकल गईं। मानो उन्हें चीर दिया गया हो। बड़े पेड़ों के तने 2 टुकड़ों में बट गए थे, लेकिन जान की गति भी कम हो गई थी। हुआ हर दिशा से कई शाखाएं, पेड़ के तने, यहाँ तक कि पत्थर और मिट्टी के टुकड़े भी उड़कर आयनवुड जान पर गिरने लगे। क्या हो रहा है? जान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये पत्थर, टहनियाँ, पेड़, ये सब मेरी तरफ क्यों उड़ रहे हैं? जान ने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। जिफू शिष्य भी अपने जादुई खजानों पर तभी उड़ सकता था जब वह उन पर खड़ा होकर फिर जादुई खजानों को उड़ने का आदेश दे। जिफू शिष्य भी साधारण वस्तुओं को इस तरह उड़ाने में सक्षम नहीं थे। अनगिनत पत्थर और पेड़ों के तने आकाश में छा गए, जो जान की ओर टूट पड़े और उसकी गति कम करने पर मजबूर हो गए। आयनवुड जान, तुम भाग नहीं पाओगे। पीछे से एक और रोशनी की किरण उसकी ओर चमकी। वह जी निंग थी और जी निंग उस पर चिल्ला रही थी। तुमने ये कैसे किया? जान पेड़ों को चीरते हुए चिल्लाया। उसे उम्मीद थी कि वह भाग सकेगा, लेकिन आसपास की धरती, पत्थरों और पेड़ों के तनों के हमले के कारण वह तेज गति से नहीं भाग सका। जी निंग केवल मुस्कुराई। सही, उसने ये कर दिखाया था। तभी जब जान ने दिव्य गति मुहर और प्रकाश देह मुहर का इस्तेमाल किया था, वह लगभग भाग ही गया था। स्वाभाविक रूप से जी निंग हताश हो गया था। उस उन्मत्त क्षण में निंग ने पाया कि उसकी शक्तिशाली विचार तरंगे कुंड और धरती के पानी को भी हिला रही थीं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कैसे उसकी चेतना एक अदृश्य हाथ बन गई थी, जो आसपास के पेड़ों और कीचड़ के साथ साथ अन्य सभी चीजों को पकड़ने में सक्षम थी। ईश्वरीय इच्छा। निंग तुरंत ही अत्यधिक खुशी से भर गया। जब कोई आत्मा अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है तो कुछ अजीब चीजें घटित होती हैं। सामान्यतः कहें तो जिफू शिष्य अपने मन को विभाजित करने में सक्षम थे। सामान्यतः कहा जाए तो वांशियांक के सिद्ध लोग दिव्य इच्छा के लिए सक्षम थे। आदिम ताओवादी स्वर्ग की आंख खोलने और अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करने में सक्षम थे। दृश्यावलोकन तकनीकें अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमय थीं। जी कुल में किसी ने दृश्यावलोकन तकनीक जैसी किसी चीज के बारे में सुना भी नहीं था। अगर कोई अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहता था, आमतौर पर एकमात्र तरीका अपनी इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करना, ताओ का ध्यान करना और पहले शरीर फिर आत्मा को मजबूत करना था। नुवा पेंटिंग के अनुसार जी निंग का प्रशिक्षण लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। ताओ के प्रति ज्ञानोदय की वह रात उसकी आत्मा के लिए अत्यंत लाभकारी रही थी। दाओ की गहरी समझ हासिल करने के बाद स्वर्ग से अग्नि और जल अवतरित हुए और उसे एक राक्षसी शरीर प्रदान किया। जैसे जैसे शरीर मजबूत होता गया, आत्मा भी फिर से मजबूत होती गई। अनजाने में ही निंग की आत्मा दिव्य इच्छा के स्तर तक पहुंच चुकी थी। बस उसे इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक आयनवुड जान भाग नहीं गया। हताश होकर निंग ने अनजाने में ही अपनी इच्छा शक्ति से पानी और धरती पर असर डाला, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने क्या हासिल कर लिया है। तुम भाग नहीं पाओगे। निंग ने अपनी दिव्य इच्छा का उपयोग आसपास की चीजों को नियंत्रित करने के लिए किया, जिससे आसपास के पेड़, कीचड़ और पत्थर सभी ने जान को घेर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह जी वंश के इस बालक ने नहीं किया? क्या अमर मार्ग का कोई भयानक रूप से शक्तिशाली साधक है जिसने इस बालक की प्रतिभा देखकर उसकी मदद करने का निश्चय किया है? आयनवुड जान लाख कोशिश करने के बावजूद भागने में असमर्थ था।
वह बेचैन और भयभीत दोनों महसूस कर रहा था। जलज्वाला कमल। निंग की निगाहें उस पर केंद्रित हो गईं। आयनवुड झान के ऊपर विशाल अग्नि कमल की पंखुड़ी दिखाई दी, जबकि आयनवुड झान के नीचे विशाल जल कमल की पंखुड़ी दिखाई दी। उसी समय दोनों धीरे धीरे घूमने लगे। मुझे नहीं पता कि कौन सा बुजुर्ग मौजूद है, आयनवुड झान ने जोर से पुकारा और अपने हाथ में एक दाव सील दिखाई। ये दाव सील एक मायावी हीरे में बदल गई, फिर उसके शरीर में समा गई और उसका शरीर एक हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। मैं आयनवुड कबीले का एक शिष्य हूँ और स्नोड्रैगन माउंटेन के साथ भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। संघर्ष करना बंद करो। पहले दूर रहने वाला निंग पहले ही आ चुका था। जीवंश का बच्चा। आयनवुड झान के शरीर पर सुनहरी रोशनी कांप रही थी और लहरा रही थी। वह बार बार क्रूरता से अपने हाथ में ब्लैकवुड वाइन व्हिप घुमा रहा था, जो तेजी से लंबी होकर निंग की ओर उड़ रही थी। निंग के दोनों हाथों में तलवार थी। वह बिजली की तरह तेज था। उसके बाएं हाथ में मौजूद डार्कनॉर्थ तलवार ने वाटर टाइट तकनीक का इस्तेमाल किया। जैसे ही ब्लैकवुड वाइन व्हिप ने डार्कनॉर्थ तलवार को छुआ, वह स्वाभाविक रूप से उसके चारों ओर लिपट गई, लेकिन निंग ने अपनी बाईं तलवार को घुमाना शुरू कर दिया। ब्लैकवुड वाइन व्हिप उसके चारों ओर कई बार लिपटी और अंत में निंग का बायां हाथ आयनवुड वाइन व्हिप को छीनने में कामयाब हो गया। स्विश। निंग का दाहिना हाथ और भी तेजी से आगे बढ़ा। तोड़ो। जान ब्लैकवुड वाइन व्हिप खींचते हुए जोर से दहाड़ा, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। मैं जीवंश के इस छोटे बच्चे के लिए नहीं मर सकता। मौत को नजदीक आते देख आयनवुड जान और भी पागल हो गया। उसने अपने हाथ से आयनवुड वाइन व्हिप भी छोड़ दी। अपना सिर घुमाकर वह भागता रहा। धमाका। जलज्वाला कमल द्वारा धीरे धीरे कुचले जाने के कारण उसके शरीर पर स्वर्णिम प्रकाश अंततः टूट गया और बिखर गया। वाटरफ्लेम लोट्स ने आयनवुड जान के कपड़े तुरंत धूल में मिला दिए, जिससे उसका शरीर दिखाई देने लगा, जो काला पड़ने लगा था। उसने एक दर्दनाक चीख निकाली। स्विश। बारिश की एक बूंद सीधे झान के माथे में जा लगी और फिर जलजला कमल गायब हो गया। निंग ने अपनी तलवार वापस खींच ली और जले हुए आयनवुड झान को चुपचाप देखने लगा। आयनवुड जान की आंखें उभरी हुई थीं, उसकी भौहें भी गायब थीं, जबकि उसके माथे पर खून से सना एक छेद था। उसकी आंखें अविश्वास और क्रोध से भरी थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस युवक के हाथों मारा जाएगा। उसके मन में उस बुजुर्ग के लिए और भी नफरत थी जिसने उसकी उड़ान रोक दी थी। अगर वह बुजुर्ग अभ्यासी न होता तो वह भाग सकता था। अमर अभ्यासी, निंग ने खुद से धीरे से कहा। उसका दिल एक मौन उत्साह से भर गया। अंत में वह अंततः एक जियांटियन जीवन रूप बन गया था। यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध शक्तिशाली विशेषज्ञ आयनवुड झान भी उसकी शक्ति के सामने मर गया था। भले ही मेरा पुनर्जन्म नश्वर संसार में हुआ हो, निंग मन ही मन गुर्राया। अपने प्रयासों के बल पर मैं फिर भी एक जियांटियन जीवन रूप बनने में सक्षम था, और ये तो बस शुरुआत थी। मेरी अपनी शुरुआत। निंग। उसके पिछले जीवन के अनुभव। इस जीवन में उसने जो कुछ भी देखा था, उन सब ने निंग के दिल को एक ऐसा एहसास दिया था जो और मजबूत होने की एक बेमिसाल चाहत से भरा था। अपनी किस्मत को खुद नियंत्रित करने की चाहत। दूसरों के नियंत्रण में न रहना, किस्मत के नियंत्रण में न रहना। ये तो बस शुरुआत है। निंग कुछ कदम आगे बढ़ा और जान की लाश की ओर चल पड़ा। सोचते ही आग की एक तेज लहर ने जान की लाश को राख में बदल दिया और पीछे रह गया सिर्फ एक आर्मगार्ड और वह ब्लैकवुड वाइन व्हिप। ओह! आर्मगार्ड और चाबुक दोनों निंग के हाथों में आ गिरे। निंग ने उन्हें ध्यान से देखा तो यह आर्मगार्ड असल में एक भंडारण प्रकार का जादुई खजाना है। ब्लैकवुड वाइन व्हिप भी एक जादुई खजाना है। निंग ने जवाब दिया। वह उन 8 यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन झंडों को इकट्ठा करते हुए कुंड में लौट आया। सभी झंडे बहुत गहरे और धूसर रंग के थे, फिर भी उनसे तरंगें निकल रही थीं। जादुई खजाने, दाव सील, ये सब तभी उपयोगी हैं जब कोई कम से कम जियांटियन स्तर पर की रिफाइनर के रूप में पहुंच जाए। निंग ने ये सारी चीजें अपने किलस्टोन में इकट्ठा कर लीं। मुझे भी पहले जियांटियन स्तर पर की रिफाइनर के रूप में पहुंचना होगा। निंग ने आसपास का इलाका साफ किया। बियान टाइगर और आयनवुड जान की लाशों को उसने राख में बदल दिया। निंग ने फिर से तालाब के किनारे अपना ध्यान जारी रखा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अपनी की को जियांटियन स्तर तक प्रशिक्षित करना बहुत आसान होगा। उस लड़ाई के बाद की रात निंग अभी भी तालाब के किनारे कमल की मुद्रा में बैठा था और उसी क्षण उसके शरीर में मौजूद डेंटियन बदलने और गड़गड़ाने लगा। की के मूल शक्तिशाली धागे घूमने लगे और फिर तरल बूंदों में संघनित होने लगे। की एक बूंद जमने लगी और निंग का शरीर भी एक धुंध को आकर्षित करने लगा जो उसके चारों ओर लिपट गई। तो मैं बस आगे बढ़ने ही वाला हूँ। निंग मुस्कुराया। जब वह गर्भ में था तब उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गई थी। अगर वह जियांटियन स्तर तक पहुंचने के लिए की रिफाइनिंग पर निर्भर होता तो ये बहुत मुश्किल होता, लेकिन निंग शाइनिंग हेवंस के स्कारलेट डायग्राम के माध्यम से जियांटियन स्तर तक पहुंचने पर निंग का पूरा शरीर सौर तारे, सूर्य और चंद्र तारे, चंद्रमा के लूनर ट्रू वाटर और सोलर ट्रू फायर द्वारा एक सच्चे फेंट गॉड के शरीर में बदल गया था। चूंकि उसका पूरा शरीर रूपांतरित हो गया था, इसलिए उसका नश्वर शरीर भी एक फेंट गॉड के शरीर में बदल गया था और उसकी मेरिडियन भी नए सिरे से बनाई गई थी। अब निंग का मेरिडियन नेटवर्क पूर्ण और बेदाग हो चुका था। मेरिडियन चैनल ज्यादातर जियांटियन की रिफाइनर्स से कहीं ज्यादा चौड़े थे। इसके अलावा निंग का आत्मज्ञान भी बहुत ऊंचा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब वह सफलता हासिल करने वाला था। भंडारण प्रकार का जादुई खजाना
निंग ने अपने शरीर में की को सक्रिय करते हुए आर्म गार्ड को पकड़ रखा था। वह जल्दी से उसे अपने साथ बांधने में कामयाब रहा। भंडारण प्रकार के जादुई खजाने और प्राकृतिक किलस्टोन वाकई अलग होते हैं। निंग तुरंत बहुत खुश हो गया। इस आर्मगार्ड में एक विशाल भंडारण स्थान था। अव्यवस्था से भरे इस क्षेत्र में दसियों मीटर चौड़ा एक भंडारण क्षेत्र था। अंदर भी कई चीजें थीं, जैसे कपड़े, खाना, सोना और दूसरी चीजें। सबसे कीमती चीजें थीं वो 8 दाव सीलें। आयनवुड जान ने इन्हें कई सालों में धीरे धीरे इकट्ठा किया था। आज उसने एक ही सांस में उनमें से 3 का इस्तेमाल कर लिया था। फिर भी आखिरकार उसकी मौत हो गई। अफसोस की बात है कि कोई और जादुई खजाना नहीं है। निंग ने सिर हिलाया। फिर भी यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक जियांटियन जीव पहले से ही काफी भाग्यशाली था कि उसके पास सिर्फ 2 या 3 जादुई खजाने थे। ये धनुष बहुत अच्छा है। निंग ने अपने हाथ के एक झटके से उस जादुई खजाने से एक सादा धनुष निकाला। यह वही धनुष होना चाहिए जिसका इस्तेमाल आयनवुड जान आमतौर पर करता है। जियांटियन स्तर पर पहुंचने के बाद मुझे एक अच्छे धनुष की जरूरत है। हुआ जैसे ही उसने उस पर बल लगाया, उसके पास मौजूद राक्षसी दानव जैसी शक्ति ने आसानी से धनुष को खींच लिया। अच्छा लड़का, निंग ने तारीफ की। फिर उसने उसे ध्यान से देखा। धनुष पर 2 चीजें बनी थीं जो किसी पात्र की तरह लग रही थीं। जियायोंग, इस नाम ने निंग को उलझन में डाल दिया। शायद यह उस धनुर्धर का नाम होगा जिसने ये धनुष बनाया है। जब मैं पश्चिम प्रांत शहर लौटूंगी तो इस ब्लैकवुड वाइन विप को किसी और जादुई खजाने से बदल दूंगी। जी निंग ने बेहद खुश होकर सब कुछ समेट लिया। हड्डियां जमा देने वाली ठंड का अनुभव किए बिना नाक में चुभते फूलों की खुशबू का अनुभव कैसे हो सकता है। 4 साल तलवारबाजी का प्रशिक्षण। अब तक के प्रशिक्षण के बाद मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुकी हूं और एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश करने वाली हूं। मुझे लगता है कि इसे आखिरकार नाक में चुभते बेर के फूलों की खुशबू को महसूस करने के समान ही माना जाएगा। इस सफलता के परिणामस्वरूप वह की और फिंड गॉड दोनों रूपों में जियांटियन स्तर तक पहुंच गया। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी ईश्वरीय इच्छा के स्तर पर पहुंच गई थी। और सच्चे दाव के बारे में समझ का संकेत जो उसने तालाब के किनारे प्राप्त किया था, उसने उसे एक अंतिम हमला जलज्वाला कमल विकसित करने की अनुमति दी थी। ओह ठीक है, और ये रहा। निंग ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। ऐसा करते हुए उसने बड़ी गंभीरता से अपनी मां द्वारा दी गई किताब निकाली, जो उसकी मां के पास मौजूद सबसे अनमोल गुप्त पुस्तिका थी, जिसे उसने उसे जी कबीले के किसी और सदस्य को पढ़ाने से मना किया था। उसने उससे कहा था कि उसे इसका इस्तेमाल केवल जियांटियन स्तर पर पहुंचने पर ही करना है। निंग ने पुस्तक के सुनहरे कवर को ध्यान से देखा और कवर पर उन 4 पात्रों को विंड विंग इवेशन तकनीक, और फिर निंग ने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। पुस्तक 3, अध्याय 6, वापसी। विंडविंग इवेजन हमारे यूची कबीले की जड़ और नींव है। इसे बाहरी लोगों तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। सोने के पन्नों को खोलते ही अक्षरों की यह पहली पंक्ति थी, जिसे पढ़कर जी निंग दंग रह गई। यूची वंश। उसकी मां यूची स्नो थी। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी मां यूची वंश से संबंधित थी? इस विशाल देश में जो लोग गरीबी में पैदा हुए थे और जिनका कोई अच्छा कुल नाम नहीं था, वे बस अपने लिए ब्लैकटूथ, ब्लैकस्टोन, आयरनहेड वगैरह जैसे नाम चुन लेते थे। आमतौर पर केवल बड़े कुलों के ही सही उपनाम होते थे। माँ ने मुझे कभी यूची वंश का जिक्र नहीं किया। निंग ने मन ही मन कहा। मैं माँ की संतान हूँ और इसलिए मेरी रगों में यूची वंश का खून है। लेकिन सच कहूँ तो मैं यूची वंश का केवल आधा सदस्य हूँ। फिर भी माँ ने मुझे ये सिखाया है। हालांकि मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने कभी यूची वंश के बारे में नहीं सुना। निंग ने जितनी किताबें पढ़ी थीं, उन्हें सिर्फ बहुत ही कहा जा सकता था, लेकिन उन किताबों में यूची कबीले का कोई जिक्र नहीं था, जिसका मतलब था कि यूची कबीला आसपास के इलाके का कबीला नहीं था। ये बात तो सही थी। माँ और पिता की मुलाकात सुदूर उत्तरी सागर में हुई थी और फिर वे एक साथ साहसिक यात्रा पर निकल पड़े थे। मैंने माँ को यूची वंश के बारे में कभी बात करते नहीं सुना। शायद माँ ने वंश छोड़ दिया हो या शायद यूची वंश टूट गया हो। छोड़ो, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निंग ने अपना सिर नीचे किया और पढ़ना जारी रखा। इस किताब में विंडविंग इवेजन तकनीक का इतिहास विस्तार से बताया गया है। यूची वंश के पूर्वज यूची एंटोन एक गुलाम के रूप में पैदा हुए थे। एक बार पहाड़ पर शिकार करते समय उसने एक गंभीर रूप से घायल बच्चे को बचाया था। उसने इस बच्चे की देखभाल के लिए कड़ी मेहनत की थी और बच्चा धीरे धीरे ठीक हो गया। आधे साल बाद ही बच्चे ने अपनी असली पहचान बताई और पता चला कि यह व्यक्ति जो एक बच्चा लग रहा था, वास्तव में एक दिव्य अमर था जिसने अनगिनत वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था और बहुत पहले ही त्रिलोक से बच निकला था। इस बार उसका सामना एक बड़ी विपत्ति से हुआ था और इसलिए उसने इस पहाड़ पर भागने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन तब तक वह शक्तिहीन हो चुका था। अगर उसका सामना किसी साधारण छोटे राक्षसी जानवर से होता तो शायद उसे खा लिया जाता। इस बच्चे ने अपना नाम सुहुआन रखा था और दावा किया था कि वह पहले से ही फिंड गॉड युग में अमर बन चुका है। और फिर सुहुआन नाम के इस अमर ने एंटोन को प्रशिक्षण विधियां सिखाईं। किसने सोचा होगा कि एंटोन वास्तव में दैत्य शरीर शोधन विधियों में उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली था। सुहुआन पूरे 100 साल तक एंटोन के साथ रहा, उसे ध्यान से शिक्षा देता रहा, साथ ही उसे एक दिव्य शक्ति विंडविंग इवेशन भी प्रदान करता रहा। और फिर सुहुआन ने कहा, हमारा कर्मफल समाप्त हो गया है, मुझे आशा है कि तुम सुधर जाओगे। और फिर वह उड़ गया।
दिव्य अमर, निंग चौंक गया। दिव्य क्षमता, ये कुई जागीर के स्वामी के अनुसार पाताल लोक में भी स्वर्गीय सैनिकों और सेनापतियों को नुवा पेंटिंग जैसी दृश्य तकनीक सीखने के बाद दिव्य अमर बनने से पहले अनगिनत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। महाशय राजवंश में शायद 10 लाख साल बीत जाते और एक भी दिव्य अमर पैदा नहीं होता। वे सचमुच ऐसे प्राणी थे जो तीनों लोकों से ऊपर उठ चुके थे, जो अब पाताल लोक या स्वर्गीय दरबार के बंधनों से बंधे नहीं थे। वे अमर थे जो अपनी मनमानी करते थे। किसने सोचा था कि माँ के यूची वंश के पूर्वज का इतिहास ऐसा होगा। निंग कांप उठा। यह इतिहास हमारे जी वंश के इतिहास से कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है। इसके अलावा विंडविंग एवेशन एक दिव्य क्षमता है। निंग सांस नहीं ले पा रहा था। दिव्य क्षमता क्या थी? कुछ प्रसिद्ध दिव्य क्षमताओं में खुआफू सनचेजर, 72 ट्रांसफॉर्मेशन, 3 सिर 6 भुजाएं, होई शूटिंग द सन शामिल हैं। ये वे प्राकृतिक क्षमताएं थीं जिन्हें प्राचीन शक्तिशाली फेंट गॉड्स ने विकसित किया था। केवल इन्हीं क्षमताओं को दिव्य क्षमताएं कहा जा सकता है। केवल फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर ही इनका प्रशिक्षण ले सकते थे और केवल जिफू स्तर तक पहुंचने पर ही वे अपना प्रशिक्षण शुरू कर सकते थे। हर एक दिव्य क्षमता अतुलनीय रूप से अनमोल थी। कई फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर जिफू शिष्य स्तर तक पहुंचने पर स्पष्ट रूप से दिव्य क्षमताएं सीखने में सक्षम थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। दिव्य क्षमताएं केवल जिफू अवस्था में ही उपयोगी होनी चाहिए, लेकिन माँ ने मुझे जियांटियन अवस्था से सीखना शुरू करने का निर्देश दिया। ऐसा क्यों? निंग ने विंडविंग इवेजन के प्रशिक्षण विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ना जारी रखा। हुआ सुनहरे पन्नों को पलटते हुए उसके सामने एक और सुनहरा पन्ना प्रकट हुआ, लेकिन स्पष्ट रूप से ये सुनहरा पन्ना पिछले पन्नों से कुछ अलग था। इस सुनहरे पन्ने से अभी भी तारों की रोशनी की झलक आ रही थी और उसके ऊपर एक चित्र उकेरा हुआ था। ये चित्र उड़ते हुए एक विशालकाय रॉक का था। कभी कभी उसने अपने पंख फैलाए, कभी कभी वह नीचे डूब गया, कभी कभी वह 9 स्वर्गों में उड़ गया, कभी कभी वह समुद्र में डूब गया, कभी कभी वह जमीन पर उतरा, कभी कभी वह धरती में गहराई तक धंस गया। निंग इस चित्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक विशाल रॉक को उड़ते हुए देखा हो। इसके अलावा इस चित्र में विशाल रॉक अनगिनत तारों के प्रकाश के कणों से ढका हुआ था और ये तारकीय प्रकाश के कण मानो उस विशाल रॉक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से प्रवाहित हो रही दिव्य शक्ति हों। प्रकाश के धब्बे पंखों के एक जोड़े पर केंद्रित प्रतीत हो रहे थे। महान रॉक अपने पंख फैलाता है और उड़ते हुए 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है। यही गुरु सुहुआन ने मुझे बताया था। दुर्भाग्य से मैं उस स्तर से बहुत दूर हूँ। मेरे यूची वंश के वंशजों को इस विंडविंग एवेशन तकनीक के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे आशा है कि एक दिन उनमें से कोई सर्वोच्च दिव्य क्षमता स्तर तक पहुंच पाएगा। विंडविंग एवेशन के 81 रॉक आरेखों में गहरे रहस्य छिपे हैं। इसका ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसके लाभ असीम हैं। विंडविंग एवेशन कई परतों और स्तरों में विभाजित है। जब किसी के शरीर में मौजूद दिव्य शक्ति पंखों के एक जोड़े में संघनित होने की क्षमता तक पहुंच जाती है, तभी यह माना जा सकता है कि उसने दिव्य क्षमता विकसित कर ली है। हालांकि विंडविंग एवेशन एक दिव्य तकनीक बनी हुई है और ग्रैंड जिया राजवंश के कुछ अत्यंत शक्तिशाली कबीले इसे ईर्ष्या से चाहते होंगे। मेरे कुल के वंशजों को इस दिव्य क्षमता के साथ साथ पंख प्रकार के जादुई खजानों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार वे न केवल जादुई खजानों की शक्ति पर भरोसा करके और भी तेज उड़ान भर सकते हैं, बल्कि वे दूसरों को इस दिव्य क्षमता के अस्तित्व के बारे में जानने से भी रोक सकते हैं। निंग ने किताब बंद कर दी। काफी देर बाद ही वह शांत हो पाया। मेरी माँ की पृष्ठभूमि वाकई असाधारण है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। लेकिन जाहिर है, हालांकि इस किताब का हर पन्ना सुनहरा है, उन 81 रॉक आरेखों का कागज बाकी पन्नों से अलग है। इसके अलावा ऐसे चमत्कारी आरेख शायद उस अमर सुहुआन ने ही छोड़े होंगे। अमर सुहुआन ने विंडविंग एवेशन सिखाने के बावजूद संभवतः केवल एक ही प्रति छोड़ी होगी। दूसरे शब्दों में, यूची कबीले के पास केवल एक ही गुप्त मैनुअल होना चाहिए। निंग ने अनुमान लगाया। हालांकि यह 81 रॉक आरेखों को देखने का उसका पहला अनुभव था। निंग को पूरा यकीन था कि इन 81 रॉक आरेखों में वाकई असीम रहस्य छिपे हैं। यह वैसा ही एहसास था जैसा उसे तब हुआ था जब वह दाव के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था। असीम गहरे रहस्यों का एहसास। संभवतः केवल वही व्यक्ति जो इस दिव्य क्षमता में प्रशिक्षण के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया हो, उन्हें उकेर और चित्रित कर सकता था। पूर्वज यूची के पास इस गुप्त पुस्तिका की केवल एक ही प्रति थी, लेकिन वह मेरी माँ के पास है। निंग ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि यूची वंश नष्ट हो गया हो, या कोई और कारण था? हालांकि वह अपनी माँ के रिश्तेदारों के लिए कुछ चिंतित था, लेकिन उसे यूची कबीले से कभी कोई लगाव नहीं था और इसलिए निंग ने जल्दी ही इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। मुझे इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। चांद उसके ऊपर लटका हुआ था। निंग चुपचाप तालाब के किनारे बैठ गया और रॉक आरेखों को पलट पलट कर देखने लगा। विंडविंग एवेशन को कई अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया था। जब किसी की दिव्य शक्ति पंख बनाने में सक्षम हो जाती है, तभी यह माना जा सकता है कि उसने दिव्य क्षमता विकसित कर ली है। हालांकि दिव्य शक्ति की आवश्यकताएं बहुत ऊंची थीं। केवल एक जिफू शिष्य ही इसके लिए सक्षम था। मेरी माँ ने मुझे इसे जियांटियन स्तर पर पढ़ना शुरू करवाया था। निंग हंसा। हालांकि मैं पंख बनाने के लिए दैवीय शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन 81 रॉक आरेखों में असीम अंतहीन रहस्य और रहस्य छिपे हैं। जब मैं इनकी गहरी समझ हासिल कर लूंगा, तब भी ये मेरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होंगे।
निंग को पहले ही दाव के वास्तविक अर्थ का संकेत मिल चुका था। किसी व्यक्ति का ज्ञानोदय जितना ऊंचा होता उतनी ही आसानी से वह ये जान पाता कि 81 रॉक आरेखों में असीम सत्य और उससे भी अधिक अनंत रहस्य समाहित हैं। स्वाभाविक रूप से वह उन पर गहन चिंतन करता। समय बीतता गया, सुनहरा कौवा गिर गया, चांद खरगोश उठ खड़ा हुआ, एक के बाद एक दिन बीतते गए। निंग उस पहाड़ी जंगल में ही रहा, पूरी तरह से विंडविंग डिवीजन पर केंद्रित। उसका शरीर बार बार पहाड़ी जंगलों में चमकता रहा और उसकी हरकतें उसे हर बार और दूर और तेज गति से और हर बार और भी आसानी से ले जाती रहीं। मैं यहाँ 1 महीने से ज्यादा समय से प्रशिक्षण ले रहा हूँ। निंग को अचानक होश आया जब उसने आसमान में सूरज को देखा। अगर मैं वापस नहीं गया तो शायद ऑटम लीफ और बाकी लोग घबराकर वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी पहुंच जाएंगे। वापस जाने का समय हो गया है। निंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पलटकर आसपास के इलाके पर नजर डाली तो देखा कि तालाब पहले जैसा ही शांत था और तालाब में जलीय घास अभी भी धीरे धीरे इधर उधर तैर रही थी। पिछले 1-2 महीने में मुझमें जबरदस्त सुधार आया है। निंग को बेहद खुशी हुई, चाहे कि मैं एक फेंट गॉड के रूप में, उसकी आत्मा में या फिर उसकी नई सीखी हुई दिव्य क्षमता विंडविंग एवेशन में उसने बहुत सुधार किया था। जाने का समय हो गया है। निंग तुरंत उछल पड़ा, स्वूश, किसी धुंधली तस्वीर की तरह या उड़ते हुए पंछी की तरह। वह तुरंत 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। उसकी गति अब उससे भी तेज थी। जब आयरनवुड जान ने लाइट बॉडी सील और डिवाइन मूवमेंट सील का एक साथ इस्तेमाल किया था। जंगल में एक वीरान कबीले में कई उल्टे पत्थर के कमरे थे। कबीला वीरान अवस्था में था। जाहिर है सभी कबीले के लोग बहुत पहले ही चले गए थे। यह एक वीरान जगह थी, लेकिन जनजाति के किनारों पर कुछ दर्जन पत्थर के घर थे जो बिल्कुल बेदाग थे, जहां काले बख्तरबंद गार्डों का एक समूह इकट्ठा था। शरद पत्ता एक पत्थर की बेंच पर बैठा था, चुपचाप दूर तक देखता हुआ प्रतीक्षा कर रहा था। इससे पहले सरपेंटविंग झील पर डायर मॉन्स्टर सरपेंटविंग की उपस्थिति के कारण जी निंग ने तुरंत ऑटम लीफ और मोवू को मेटलस्टोन जनजाति से बाहर निकाल दिया था। लेकिन सरपेंटविंग घटना के शांत हो जाने के बाद निंग ने ऑटम लीफ और मोवू को इन काले बख्तरबंद गार्डों के साथ अस्थायी रूप से यहाँ रहने की अनुमति दे दी थी। जिस क्षेत्र पर जी वंश का शासन था वह बहुत विशाल था। इस प्रकार उनके पूरे क्षेत्र में काले बख्तरबंद रक्षकों के दस्ते फैले हुए थे। जब भी उनकी जरूरत होती वे तुरंत इकट्ठा होकर अनगिनत कबीलों को चौंका और डरा सकते थे। युवा स्वामी शरद पत्ता आश्चर्यचकित होकर प्रसन्नता से खड़ा हो गया। वे काले बख्तरबंद पहरेदार और मोवू भी मुड़े और देखने लगे। उन्होंने दूर से देखा कि उन खंडहर आदिवासी घरों के भीतर एक धुंधली आकृति अचानक प्रकट हुई, फिर मुस्कुराई और उनकी ओर बढ़ी। ऑटम लीफ थोड़ा चौंकी। वह समझ गई कि उसका युवा स्वामी जो दूर से उसकी ओर आ रहा था कुछ अलग था। उसके पूरे शरीर से एक जानी पहचानी आभा फैल रही थी, मानो आकाश और धरती का सार उसमें समाया हो। लेकिन जाहिर है सिर्फ वही जो निंग के बचपन से ही उसके साथ रही थी। निंग में इन छोटे छोटे गुणात्मक बदलावों को देख पा रही थी। युवा स्वामी, मोवू ने सम्मान देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। युवा स्वामी, पास में खड़े काले बख्तरबंद गार्डों का समूह एक घुटने पर गिर पड़ा। अपनी तैयारी करो, मेरे वापस जाने का समय हो गया है, जी निंग हंसते हुए बोला। ऑटम लीफ चौंका, जाओ, वापस जाओ, सबसे पहले सरपेंटविंग झील पर। निंग की आंखों में उत्सुकता की एक झलक थी। इस रोमांचक यात्रा पर उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि एक बार सफलता हासिल करने और जियांटियन जीवन रूप बनने के बाद वह सरपेंटविंग से निपटेगा। हालांकि सरपेंटविंग अब जियांटियन के शिखर स्तर तक पहुंच चुका था, फिर भी निंग पूरी तरह आश्वस्त था। युवा स्वामी, आप? ऑटम लीफ ने आश्चर्य और प्रसन्नता से भरे भाव प्रकट किए। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि निंग सरपेंटविंग के जियांटियन जीवन स्तर पर पहुंचते ही उससे निपटने की योजना बना रहा है। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। ऑटम लीफ बेहद सतर्क थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस बार बार सिर हिलाया। माओ, जल्दी करो, अपना सामान समेटो, हम निकल रहे हैं। कुछ क्षण बाद निंग, ऑटम लीफ और मोवू 3 काले जानवरों पर सवार होकर इस बर्बाद जनजाति से चले गए। पुस्तक 3, अध्याय 7, ब्लैकटूथ जनजाति। वीरान घास के मैदानों पर 3 काले जानवर तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे। निंग और बाकी लोगों के चेहरों पर अदम्य खुशी के भाव थे। चाहे जो भी हो, वे आखिरकार ईस्ट माउंट मार्श के सीमावर्ती इलाके से घर आ रहे थे। वे पश्चिमी प्रांत शहर के और करीब पहुंच रहे थे। युवा मास्टर, शरद पत्ता ने पुकारा। हम? जी निंग ने उसकी ओर देखा। ऑटम लीफ ने जल्दी से कहा, सरपेंटविंग झील की इस यात्रा में हम स्प्रिंग ग्रास के ब्लैकटूथ ट्राइब के पास से गुजरेंगे। क्यों न हम ब्लैकटूथ ट्राइब में उससे मिलने चलें? बहुत समय हो गया है उसे देखे हुए, मुझे उसकी बहुत याद आती है। स्प्रिंग ग्रास? निंग चौंका और उसके दिल में भी एक लालसा की लहर उठी। ऑटम लीफ और स्प्रिंग ग्रास बचपन से ही उसके साथ थीं। वे उसके लिए बहनों जैसी थीं। शुरू में हालांकि वह उससे अलग नहीं होना चाहता था, फिर भी वह स्प्रिंग ग्रास को दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उसे फिर से अपने पिता के पास रहने की इजाजत दे दी। अब जब स्प्रिंग ग्रास का अचानक जिक्र हुआ तो निंग उत्साह और उत्सुकता से भर गया। ठीक है, चलो रास्ते में एक बार मिल लेते हैं। धन्यवाद युवा स्वामी, शरद पत्ता ने कृतज्ञता से जल्दी से कहा। मैं भी जाना चाहता हूँ। निंग मुस्कुराया और जाते समय उसने काले जानवर के सिर पर थप्पड़ मारा और उसे थोड़ा दिशा बदलने का आदेश दिया। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से वे सरपेंटविंग झील के रास्ते में ब्लैकटूथ जनजाति से मिलने जा रहे थे, लेकिन वास्तव में यह अभी भी एक लंबा चक्कर था। पहाड़ की दीवार के नीचे एक खुली पहाड़ी गुफा में, जिसके आसपास लकड़ी की कई बड़ी बड़ी बाड़ें थीं,
गुफा के मुहाने पर कुछ कवच लटके हुए थे और पेड़ों पर कुछ लंबे बालों वाले जानवर भी लटके हुए थे। कुछ हटे कट्टे आदमी, जिनके ऊपरी शरीर नंगे थे, बैठे बैठे किसी जानवर का मांस भूनते हुए बेफिक्री से बातें कर रहे थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर 10 काले बख्तरबंद गार्ड पहरा दे रहे थे। कोई आ रहा है। काले बख्तरबंद पहरेदारों में से एक ने जोर से आवाज लगाई और खाना खा रहे लोग मुड़कर देखने लगे। उनमें से एक नंगे बदन वाला आदमी खड़ा हुआ और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उनकी तरफ देखने लगा। पहाड़ी जंगलों के बीच से 3 आकृतियां तेज रफ्तार से आती हुई दिखाई दीं। ये देखकर कि वे काले जानवरों पर सवार 3 लोग हैं, वे तुरंत निश्चिंत हो गए। नंगे सीने वाले आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने जल्दी से आवाज लगाई, युवा स्वामी आ गए हैं। तो आप सबने अभी तक उन्हें प्रणाम क्यों नहीं किया? जल्दी 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 सब खड़े हो जाओ। इतना कहकर वह तुरंत आगे बढ़ा और प्रवेश द्वार पर घुटनों के बल बैठ गया। बड़े आदर से उसने पुकारा, युवा स्वामी। बख्तरबंद आदमी और खुली छाती वाले आदमी सभी पास आए और घुटनों के बल बैठकर चिल्लाने लगे, युवा स्वामी उठो। नीम उछलकर काले जानवर से नीचे उतरा और उन काले बख्तरबंद पहरेदारों के नेता पर हंसने लगा। तुम मुझसे पहले भी मिल चुके हो। वह अभी अभी अपना प्रतीक चिन्ह निकालने की तैयारी कर रहा था। मैं, वुजान, अतीत में भाग्यशाली था। उस वीर पुरुष के चेहरे पर जख्म थे और उसका शरीर बलिष्ठ था। युवा स्वामी, अतीत में जब आप 9 फैंग योद्धाओं से युद्ध करते थे तब मैंने भी आपसे युद्ध किया था, युवा स्वामी। इसलिए मैं आपको तुरंत पहचान गया, युवा स्वामी। आपके पीछे वह मिस ऑटम लीफ, आपकी दासी, युवा स्वामी होनी चाहिए। मैं उसे भी पहचानता हूँ। निम हंसा। तो यही वजह थी। पहले वह अक्सर 9 फैंग योद्धाओं के साथ युद्ध करता था और काले बख्तरबंद रक्षकों के कई 9 फैंग योद्धाओं ने उसके साथ युद्ध किया था। बाहर तैनात उनमें से किसी एक से मिलना उसके लिए कोई अजीब बात नहीं थी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, निंग ने कहा। सरपेंटविंग झील के बारे में बात है। आओ अंदर बात करते हैं। हाँ, कैप्टन वुजान ने तुरंत कहा। युवा स्वामी, कृपया मेरे साथ आइए। वुजान ने निंग को अंदर एक विशाल पत्थर के कमरे की ओर निर्देशित किया। कुछ देर पहले सरपेंटविंग हमसे ज्यादा दूर नहीं, पागल हो गया था। हमें भी कुछ परिणाम भुगतने पड़े। वुजान हंस पड़ा। तभी एक और काला बख्तरबंद गार्ड फलों की प्लेट लेकर आया। निंग ने लापरवाही से एक फल उठाया और 2 निवाले खा लिए। वह तुम्हारे घर भी आया था? नहीं, अगर वह ऐसा करता तो हम पक्के तौर पर मर जाते। वुजान ने सिर हिलाया। हालांकि उस समय हम सब डरे हुए थे। सरपेंटविंग के सामने हम काले बख्तरबंद रक्षक बिल्कुल भी जवाबी हमला नहीं कर पाते। हालांकि हम उस विपत्ति से बचने में कामयाब रहे, लेकिन कई कबीलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके साथ जो हुआ उसे मैं सिर्फ दुखी शब्द से बयान कर सकता हूँ। उस समय हम उम्मीद कर रहे थे कि सरपेंटविंग को हमारा जी कबीला मार डालेगा, लेकिन बदकिस्मती से। निंग ने सिर हिलाया। अंत में पॉइजन डोव रिज ने हस्तक्षेप किया और जी कबीले के साथ बातचीत की, जिसके परिणामस्वरूप सरपेंटविंग को 1 शताब्दी के लिए सरपेंटविंग झील तक ही सीमित रहना पड़ा। क्या सरपेंटविंग पूरे समय सरपेंटविंग झील में ही रहा है? निंग ने पूछा। और क्या वह सरपेंटविंग झील के तल पर है या बीच वाले द्वीप में? झील की तलहटी में, बिल्कुल, वुजान ने जल्दी से कहा। उसने द्वीप पर रहने की हिम्मत कैसे की? उसे डर है कि हमारा जी कबीला उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। झील की तलहटी, निंग ने कुछ सोचा था। ऐसा लग रहा था कि सरपेंटविंग को मारना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। वुजान, निंग ने पूछा, क्या तुम ब्लैकटूथ जनजाति नाम की किसी जनजाति को जानते हो? ब्लैकटूथ जनजाति? वुजान ने सिर हिलाया। मैं उन्हें जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। ब्लैकटूथ जनजाति का नेता बहुत कुशल व्यक्ति है। वह एक नई जनजाति की स्थापना करने में सक्षम था। कोई भी साधारण व्यक्ति नई जनजाति की स्थापना करने में सक्षम नहीं होता। दुर्भाग्य से सरपेंटविंग ने जिन कई जनजातियों को नुकसान पहुंचाया उनमें ब्लैकटूथ जनजाति भी शामिल थी। क्या? निंग का चेहरा अचानक बदल गया। उसका दिल कांप उठा। ये हो सकता है। जो कुछ उसे पता था उसके आधार पर सरपेंटविंग के हमले से पहले ही सरपेंटविंग ने एक छोटे से कबीले का नाश कर दिया था। कबीले के सभी लोग मारे गए थे। अंततः उन बेचारे पीड़ितों की लाशों की जांच के बाद ही यह पता चला कि सरपेंटविंग ही हत्यारा था। क्या ब्लैकटूथ जनजाति अभी भी मौजूद है? निंग ने जल्दी से पूछा। हाँ, है। वुजान ने सिर हिलाया। इस बार सरपेंटविंग ने हर जगह तबाही मचा दी। वह किसी कबीले में जाता, कत्लेआम करता, फिर चला जाता। उसने सबको खत्म करने की कोशिश तो नहीं की। आखिरकार एक पूरे कबीले का सफाया करने में ज्यादा समय लगता और हमारे जी कबीले के जियांटियन जीवों के लिए उसे पकड़ना आसान हो जाता। हालांकि ब्लैकटूथ कबीले का सफाया नहीं हुआ, लेकिन उसके आधे से ज्यादा कबीले के लोग मारे गए। यह वाकई भयानक है। आधे से ज्यादा। निंग का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या तुम स्प्रिंग ग्रास को जानती हो? निंग ने जल्दी से पूछा। मेरी नौकरानी स्प्रिंग ग्रास? क्या वह अभी भी जिंदा है? स्प्रिंग ग्रास? वुजान ने सवालिया लहजे में कहा। मैं स्प्रिंग ग्रास को जानता हूँ। आपके पास 2 नौकरानियां हैं, युवा स्वामी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग ग्रास अब आपके पीछे नहीं रहती? युवा स्वामी, निंग ने स्प्रिंग ग्रास को आजाद कर दिया था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते थे। नहीं, मैंने उसे आजादी दे दी है। वह ब्लैकटूथ जनजाति के मुखिया की बेटी है। निंग ने जल्दी से कहा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वुजान ने सिर हिलाया। हालांकि मैंने ब्लैकटूथ को देखा है, लेकिन उसकी बेटी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। निंग ने गहरी सांस ली। चिंता, चिंता। ब्लैकटूथ जनजाति के आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे।
बहुत ज्यादा लोग मर चुके थे, शायद स्प्रिंग ग्रास भी उनमें से एक था। जरूर, वह बिल्कुल ठीक होगी, निंग ने दांत पीसते हुए कहा। फिर तुरंत पत्थर वाले कमरे से बाहर चला गया। बाहर ऑटम लीफ और मोवू काले बख्तरबंद गार्डों के साथ एक घेरे में बैठे हुए भुने हुए मांस का आनंद ले रहे थे। युवा स्वामी, ऑटम लीफ और मोवू दोनों ने मुड़कर देखा। चलो चलें, निंग जल्दी से चिल्लाया। ऑटम लीफ और मोवू की निगाहें हैरानी से भरी थीं। वे इतनी जल्दी क्यों जा रहे थे? हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। वे जल्दी से उठे, बिना कुछ खाए पिए अपने काले जानवरों की ओर बढ़ गए। काले दांत वाले कबीले की ओर। निंग का चेहरा उदास था। काले जानवर की कमर पर लात मारते हुए उसने उसे तुरंत आगे की ओर उछाल दिया। तीनों काले जानवर तेजी से दूर पहाड़ी जंगलों में चले गए। कैप्टन, क्या हुआ? बाकी काले बख्तरबंद पहरेदार बेहद हैरान थे। वुजान पत्थर के कमरे से बाहर निकलते हुए दूर तक देखते हुए भौहें चढ़ा रहा था। स्प्रिंग ग्रास, ब्लैकटूथ जनजाति के सरदार की बेटी। निंग का दिल चिंता से धधक रहा था। ऑटम लीफ और स्प्रिंग ग्रास हालांकि नामात्र के लिए उसके नौकर थे, असल में उसके लिए बड़ी बहनों जैसी थीं। उसे अब भी याद था कि कैसे बचपन में वह किताबों पर लिखे शब्दों की ओर इशारा करके हकलाते हुए सवाल पूछता था। उस समय स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ अपने युवा मालिक द्वारा सताए जाने के बावजूद केवल आज्ञाकारी ढंग से जवाब दे पाते थे, बिल्कुल नहीं, वह मरी ही नहीं। निंग बहुत चिंतित था। युवा मालिक, ऑटम लीफ ने चिंता से पूछा। क्या हुआ? वह समझ गई कि उसके युवा मालिक का चेहरा इस समय बेहद बदसूरत लग रहा था। उसने अपने युवा मालिक को शायद ही कभी इतना क्रोधित देखा हो। निंग चिल्लाया। ब्लैकटूथ जनजाति पर सरपेंट विंग का हमला हुआ। उसके आधे से ज्यादा लोग मारे गए। पतझड़ का पत्ता एकदम से चौंक गया। फिर बसंत की घास। वहां पहुंचने पर हमें पता चल जाएगा, निंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। स्वूश स्वूश स्वूश। तीनों काले जानवर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। जब सूरज ढलने लगा तो वे एक विरल रूप से ढके पहाड़ी जंगल में पहुंच गए। दूर से उन्हें एक जनजाति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। रुको, निंग चिल्लाया। तीनों जानवर तुरंत रुक गए। युवा मालिक, ऑटम लीफ का चेहरा भी चिंता से लाल हो गया था। वहां जाओ, निंग ने दूर की ओर इशारा किया। दूर से दर्जनों फर पहने आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे थे। वे शायद जलाओ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। वे ब्लैकटूथ जनजाति के कुल के लोग होने चाहिए। अगर हम उनसे पूछें तो हमें पता चल जाएगा। निंग तुरंत अपने काले जानवर पर सवार होकर वहां पहुंचा और ऑटम लीफ और मोवू उसके पीछे पीछे चल पड़े। जल्द ही निंग उन दर्जनों फरपोश लकड़हारों के सामने पहुंचा। उन सभी ने अपने भाले और कृपाण उठाए और ध्यान से उनकी ओर देखते रहे। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। अपने हाथ को झटकते हुए निंग ने तुरंत अपना प्रतीक चिन्ह निकाला, जिस पर एक ही अक्षर लिखा था, जी कबीला। ये सभी आदिवासी हैरान थे। क्या तुम्हारे कबीले में स्प्रिंग ग्रास नाम की कोई औरत थी? वह तुम्हारे सरदार की बेटी है, निंग चिल्लाया। मुखिया की बेटी, एक आंख वाले आदमी ने जल्दी से कहा। हमारे ब्लैकटूथ कबीले में स्प्रिंग ग्रास नाम का कोई नहीं है। हमारे मुखिया की बेटी का नाम मीवा है। निंग चौंका, फिर जल्दी से बोला, ठीक है, उसका नाम मीवा है। क्या वो अभी जिंदा है? मृत, मीवा मर चुका है, सभी आदिवासी बोले। निंग का चेहरा अचानक बदल गया और पास खड़ी ऑटम लीफ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसका शरीर लड़खड़ाया और फिर वह अपने काले जानवर से गिर पड़ी। मोवू जल्दी से अपने काले जानवर से उतरा और ऑटम लीफ को पकड़ लिया। ऑटम लीफ का चेहरा पीला और बिल्कुल बेरंग हो गया था। उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे थे। वह कैसे मरी? निंग चिल्लाया। क्या सरपेंटविंग ने उसे मारा था? सरपविंग ने हमारे कबीले के कई आदिवासियों को मार डाला, यहाँ तक कि मुखिया का एक बेटा भी मर गया, एक आंख वाले ने कहा। हमारे कई आदिवासी तुरंत मर गए, जबकि कुछ अन्य फटते हुए पत्थरों के छर्रे से घायल हो गए जो उनके शरीर में धंस गए या जम गए। वे तुरंत नहीं मरे, लेकिन घायल हो गए। बाद में उनके घाव सड़ गए, जबकि कुछ अन्य बहुत बीमार हो गए। वे सभी डटे रहे, लेकिन अंततः मर गए। कई बुरी तरह घायल आदिवासी इसी तरह मर गए। मीवा भी बाद में बीमारी से मर गया। वसंत घास, शरद पत्ता रोया। निंग का चेहरा और भी भयानक हो गया और उसके हिंसक विचारों से उत्पन्न मानसिक तरंगों के कारण आसपास के पेड़ हिलने और कंपन करने लगे। सरपविंग, निंग ने अपने दांत पीसते हुए चीखा। निंग, कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। पुस्तक 3, अध्याय 8, वसंत घास। दर्जनों आदिवासी इस युवक को देखकर अचानक दहशत में आ गए। उन्हें लगा जैसे उनके आसपास की पूरी दुनिया हिल रही हो। सरपविंग को मार डालो। उनके सामने खड़ा युवक सरपेंटविंग को मारने जा रहा था। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। निंग ने आदिवासियों के इस समूह को अपनी नजरों से देखा। क्या मीवा सचमुच मर गई? हम झूठ क्यों बोलेंगे? पूरा ब्लैकटूथ कबीला ये जानता है। विशेषज्ञों का समूह भय और घबराहट से भर गया। चाहे यह उस युवक के आभामंडल के कारण हो या उसके चिन्ह के कारण, वे उससे भयभीत थे। चल दर। निंग अपने काले जानवर पर सवार होकर सीधे दूर स्थित ब्लैकटूथ जनजाति की ओर बढ़ने लगा। ऑटम लीफ और मोवू अपने अपने काले जानवरों पर सवार होकर उनके पीछे चल पड़े। बाढ़ के दोनों ओर 2 तीरंदाज टावरों पर 10 से अधिक आदिवासी योद्धा पहरा दे रहे थे। बाहर वालों, रुक जाओ, एक योद्धा तुरंत गुस्से से चिल्लाया। अपना चेहरा धंसा हुआ, निंग ने अपना प्रतीक चिन्ह निकाला और चिल्लाया, ब्लैकटूथ से कहो कि वह मुझसे मिलने आए। प्रतीक चिन्ह देखकर ऊपर खड़ा योद्धा घबरा गया और जल्दी से चिल्लाया, रुको, मैं अभी जाकर मुखिया को खबर करता हूँ। ये कहते हुए योद्धा सीधे जमीन पर कूद पड़ा और फिर कबीले की ओर उड़ने लगा।
कुछ ही पलों में काले फर से ढका एक जख्मी आदमी कई योद्धाओं के साथ उनकी ओर दौड़ा। वह ब्लैकटूथ कबीले का मुखिया चीफ ब्लैकटूथ था। जब उसने काले जानवरों पर सवार तीनों आकृतियों को देखा, खासकर नेता को, तो उसका शरीर अचानक कांप उठा। वह तुरंत चिल्लाया, जल्दी करो, द्वार खोलो और जी वंश के युवा स्वामी का स्वागत करो। जी कबीले के युवा स्वामी, ब्लैकटूथ जनजाति जैसे छोटे कबीले के लोग स्वाभाविक रूप से चौंक गए। उन्होंने जल्दी से भारी दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। ब्लैकटूथ सबसे पहले घुटनों के बल गिरा। ब्लैकटूथ आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता है, युवा स्वामी। अन्य सभी आदिवासी योद्धा भी घुटने टेक कर बैठ गए। अपने निवास पर निंग अपने काले जानवर पर बैठा रहा और निर्देश देता रहा। हाँ, ब्लैकटूथ जल्दी से आगे बढ़ गया। निंग ने ब्लैकटूथ को देखा। उसके दिल में नफरत की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। वह जानता था कि स्प्रिंग ग्रास की मौत का दोष ब्लैकटूथ पर नहीं लगाया जा सकता और उसका मानना था कि ब्लैकटूथ भी बहुत दुखी है। लेकिन निंग नफरत और दर्द महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। शुरू में जब उसने स्प्रिंग ग्रास को उसके पिता की देखभाल में सौंपा था तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह मर जाएगी। अगर स्प्रिंग ग्रास उसके साथ रहती। निंग का बायां हाथ मुट्ठी में भींच गया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां भी सफेद पड़ रही थीं। युवा स्वामी, यह मेरा निवास है। ब्लैकटूथ कबीले के एक बड़े पत्थर के घर में पहुंचा। द्वार पर 2 औरतें और एक छोटा बच्चा खड़ा था। ये दोनों औरतें और बच्चा स्पष्ट रूप से सतर्क और बेचैन थे। वह है? निंग ने छोटे बच्चे की तरफ देखा। ये बच्चा स्प्रिंग ग्रास जैसा ही लग रहा था। निंग के दिल में एक टीस सी उठ रही थी। मेरे बेटे, ब्लैकटूथ ने आदरपूर्वक कहा, साथ ही अपनी औरतों और बेटे को डांटते हुए कहा, तुम लोग अभी तक क्यों नहीं गए? दोनों महिलाएं और बच्चा तुरंत वहां से चले गए। अंदर से बोलो, माओ, तुम दरवाजे पर पहरा दो, किसी को अंदर मत आने देना। निंग तुरंत अपने काले घोड़े से उतरा और ऑटम लीफ को घर के अंदर ले गया। ब्लैकटूथ डरा हुआ उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। कमरे के भीतर निंग ने पत्थर की कुर्सी पर बैठे ब्लैकटूथ की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ब्लैकटूथ, जब मैंने स्प्रिंग ग्रास को तुम्हारी देखभाल में सौंपा था तो मेरी आशा थी कि तुम दोनों, पिता और बेटी, फिर से मिल जाओगे और एक अच्छी जिंदगी जियोगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि जनजाति में प्रवेश करते ही मैंने स्प्रिंग ग्रास को नहीं देखा? ब्लैकटूथ ने जल्दी से कहा, युवा स्वामी, अभी स्प्रिंग ग्रास जनजाति के भीतर नहीं है, कबीले में नहीं। निंग ने भौहें चढ़ाकर ब्लैकटूथ को आरोप लगाते हुए देखा। ब्लैकटूथ अब भी झूठ बोलना चाहता था। स्प्रिंग ग्रास के कबीले में लौटने के तुरंत बाद उसकी मुलाकात एक युवा घुमक्कड़ व्यापारी से हुई जिसे वह पसंद करने लगी। मैं उस घुमक्कड़ व्यापारी को जानता था, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। ब्लैकटूथ ने बड़े अभ्यास से कहा, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी तो करनी ही पड़ती है, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी इस घुमक्कड़ व्यापारी से करवा दी। स्प्रिंग ग्रास के इस घुमक्कड़ व्यापारी के साथ जाने से पहले उसने आपके लिए एक पत्र छोड़ा था, युवा स्वामी। इस आखिरी वाक्य से पहले निंग सुनते सुनते सचमुच गुस्से में आ गया था। ब्लैकटूथ, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। लेकिन आखिरी वाक्य सुनते ही निंग ने धीरे से कहा, चिट्ठी, मैं इसे अभी ले आता हूँ। ब्लैकटूथ जल्दी से पास के कमरे में भाग गया। युवा स्वामी, ऑटम लीफ ने निंग की ओर देखा। निंग ने धीरे से कहा, अधीर मत बनो। निंग की बुद्धि कम नहीं थी। वह कोई बेवकूफ नहीं था जो सिर्फ प्रशिक्षण देना जानता हो। उसने जो जानकारी इकट्ठा की थी उसके हिसाब से स्प्रिंग ग्रास के मरने का कोई सवाल ही नहीं था। सबसे पहले कबीले के बाहर के सभी लोग इस बात पर पूरी तरह सहमत थे और उन्होंने ये भी कहा कि निंग कबीले में किसी से भी पूछ सकता है और उसे यही जवाब मिलेगा। उस समूह के लोगों के पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था और इतने लंबे समय तक अपने पिता से अलग रहने के बाद स्प्रिंग ग्रास उनके साथ रहना इतना चाहती थी कि उसने निंग को भी छोड़ दिया था। वह कैसे तुरंत शादी कर सकती थी और अपने पिता से मिलने के कुछ समय बाद ही उसे छोड़ सकती थी? युवा स्वामी, यह वह पत्र है जो स्प्रिंग ग्रास ने आपके लिए छोड़ा है। ब्लैकटूथ ने एक सफेद जानवर की खाल का चर्मपत्र पकड़ा और उसे आगे बढ़ा दिया। निंग ने गहरी सांस ली। खत, यह शायद उसकी वसीयत थी, वह वसीयत जो स्प्रिंग ग्रास ने अपनी गंभीर बीमारी के बीच जानबूझकर छोड़ दी थी। निंग ने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और उस सफेद जानवर की खाल को लिया, उसे खोला और ध्यान से पढ़ा। वे सुंदर अक्षर प्रकट हुए। ये अक्षर उसे बहुत जाने पहचाने थे। उन्हें देखते ही निंग का दिल एकदम से कांप उठा। ये स्प्रिंग ग्रास की लिखावट थी। युवा स्वामी, कबीले में लौटने के बाद मैं सचमुच बहुत खुश था, बहुत खुश। मैंने अपने पिता को देखा और मेरे 2 छोटे भाई भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में अपने माता पिता के साथ। पत्र में यही कहा गया है। पत्र में स्प्रिंग ग्रास की सारी खुशी समाहित थी। निंग इन शब्दों से झलकती खुशी को महसूस कर सकता था। स्प्रिंग ग्रास सचमुच कबीले में लौटकर बहुत खुश थी। 2 छोटे भाई। निंग के मन में एक विचार आया। इससे पहले उसने ब्लैकटूथ के सिर्फ एक ही बेटे को देखा था, जबकि कबीले के मुखिया ने पहले कहा था जब सरपेंटविंग बेकाबू हो गया था तो ब्लैकटूथ कबीले के आधे से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें मुखिया का बेटा भी शामिल था। निंग ने पढ़ना जारी रखा। मैं उससे मिला। हर औरत के लिए एक ऐसा मर्द होता है जो उसके लिए किस्मत में होता है। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे एहसास हुआ कि यही वो है। जब मैं उसे मुस्कुराता हुआ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। जब मैं उसे भौहें चढ़ाते हुए देखता हूँ तो मुझे चिंता होती है। जब मैं उसे तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करते हुए देखता हूँ तो मैं वहीं खड़ा देखता रहता हूँ। उसे देखना ही स्वर्ग का दिया हुआ एक वरदान है। इसलिए मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। निंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि यहाँ एक धब्बा था, मानो किसी आंसू के कारण बना हो।
निंग का दिल कांप उठा। शादी? क्या स्प्रिंग ग्रास जिस आदमी की बात कर रहा था वह असल में वही था? उसे देखते ही मुझे एहसास हो गया कि यही तो है। जब मैं उसे मुस्कुराता देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। जब मैं उसे भौहें चढ़ाते देखता हूँ तो मुझे चिंता होती है। जब मैं उसे तलवार से कड़ी मेहनत करते देखता हूँ तो मैं वहीं खड़ा देखता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो तुमने मुझसे खुद क्यों नहीं कहा? निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह आंसुओं को बहने से रोकने में असमर्थ था। हालांकि स्प्रिंग ग्रास सिर्फ एक नौकरानी थी। इस इलाके के ज्यादातर मर्द कई औरतों से शादी करते थे। अपने पिछले जन्म में निंग ने किसी औरत से प्यार नहीं किया था। इस जन्म में वह जल्दी ही इस संस्कृति का आदी हो गया था। अगर वह सचमुच कई औरतों से शादी भी कर लेता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वे औरतें ऐसी होनी चाहिए जिनसे वह बेहद प्यार करता हो। निंग सिर हिलाकर स्प्रिंग ग्रास को अपनी औरत बनाने के लिए सहमत हो जाता। युवा स्वामी पास खड़ी ऑटम लीफ ने देखा कि निंग आंसू बहा रही है। उसका दिल बैठ गया। वह बचपन से ही नौकरानी थी। स्वाभाविक रूप से जब निंग पत्र पढ़ रहा होता तो वह उसे नहीं पढ़ती, लेकिन जब उसने निंग को रोते देखा तो ऑटम लीफ का दिल घबरा गया। निंग ने अपनी आंखें खोलीं। वह पढ़ता रहा, युवा स्वामी, यदि आप ये पत्र देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुझसे मिलने ब्लैकटूथ जनजाति में आए हैं। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। स्प्रिंग ग्रास तो बस एक नौकरानी है आपके लिए, युवा स्वामी। ब्लैकटूथ जनजाति में स्प्रिंग ग्रास से मिलने आना कम से कम स्प्रिंग ग्रास के लिए आपके दिल में एक छोटी सी जगह है, युवा स्वामी। स्प्रिंग ग्रास बहुत खुश है, बहुत खुश है, सचमुच बहुत खुश है। पत्र यहीं समाप्त हुआ। निंग की आंखें नम थीं। बहुत खुश हैं? क्या आप सचमुच बहुत खुश हैं? हा हा हा। निंग जोर से हंसा। उसकी हंसी बहुत दुख भरी थी। यह वो था जो जिंदगी भर उसके साथ रहा था, परिवार की तरह। युवा स्वामी। ऑटम लीफ चिंतित था। युवा स्वामी। ब्लैकटूथ भयभीत था और बेचैन भी। निंग ने ब्लैकटूथ को घूरते हुए पलटकर देखा। उसकी आंखें तलवारों जैसी तेज थीं। वह गुर्राया, ब्लैकटूथ, तुम अब भी मुझे धोखा देना चाहते हो? बोलो, बताओ, सब कुछ बताओ। ये सुनते ही ब्लैकटूथ का चेहरा अचानक बदल गया और फिर उसका शरीर कांपने लगा। धम्मा। ब्लैकटूथ के घुटने जमीन से टकराए। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप उठा और काफी देर तक वह एक उदास, दिल टूटने वाली चीख निकालता रहा। मिवा। पुस्तक 3, अध्याय 9, रिवरसाइड जनजाति। एक ऐसा दुख जो इतने लंबे समय से दबा हुआ था लेकिन अचानक बाहर आ गया। कितना शक्तिशाली था। जी निंग चुपचाप खड़ी रही, तड़पते ब्लैकटूथ को देखती रही, एक शब्द भी नहीं बोली। चूंकि आप पहले से ही जानते हैं, युवा स्वामी, तो मैं अब और झूठ नहीं बोलूंगा। युवा स्वामी, मेरे साथ आइए। ब्लैकटूथ उठा और कमरे से बाहर चला गया। निंग और ऑटम लीफ उसके पीछे पीछे चले। ब्लैकटूथ आगे आगे, कबीले के बिल्कुल पीछे की ओर रास्ता दिखा रहा था। कबीले के बिल्कुल पीछे लकड़ी की बाड़ में एक छोटा सा दरवाजा था। लकड़ी के दरवाजे से दूर एक कब्रिस्तान था। वहां बनी कई कब्रें नई बनी थीं। जाहिर है यह एक नया बना कब्रिस्तान था। युवा स्वामी। ऑटम लीफ ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी की झलक थी। निंग ने भी अपनी सांस रोक ली। वह समझ गया कि ब्लैकटूथ उसे कहाँ ले जा रहा है। यहीं। ब्लैकटूथ ने एक साधारण सी दिखने वाली कब्र की ओर इशारा किया। इस कब्र के सामने एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर बस कुछ शब्द खुदे हुए थे। बेटी, मीवा। पिता, ब्लैकटूथ द्वारा स्थापित। वसंत घास। निंग चुपचाप वहां खड़ी कब्र को देख रही थी। अपने जीवन में उसने शायद ही कभी दिल टूटने का एहसास महसूस किया था। उन प्रबल, शक्तिशाली भावनाओं की तुलना में निंग को शांत, स्थिर, गर्मजोशी भरे एहसास ज्यादा पसंद थे। हर सुबह किसी को देखने का एहसास और एक दूसरे के लिए धीरे धीरे गहरा होता स्नेह, शांति और सुकून वास्तविक था। किसी को अपने जीवन का हिस्सा समझना, कम से कम इस जीवन में जब वह शिशु था तब से लेकर अब तक। स्प्रिंग ग्रास ने उसके साथ जितना समय बिताया था वह शायद उसके माता पिता से भी ज्यादा था। निंग को इसका एहसास तब नहीं हुआ था जब वह जीवित थी, लेकिन अब जब उसे पता चला कि वह मर चुकी है तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा कट गया हो। इससे बहुत दुख हुआ। काला दांत। निंग वहीं खड़ा कब्र के पत्थर को देखता रहा। धीरे से उसने कहा, मुझे सब कुछ बताओ, मुझे सब कुछ बताओ जो स्प्रिंग ग्रास के लौटने के बाद हुआ। ब्लैकटूथ ने सिर हिलाया। पहले तो वापस आते हुए वह सचमुच बहुत उदास थी। इस बात का दुख कि उसे आपसे जुदा होना पड़ा, युवा स्वामी। ब्लैकटूथ ने आह भरी। लेकिन जब वह कबीले में पहुंची और अपने दोनों भाइयों को देखा तो मीवा काफी खुश हो गई। वह अक्सर अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ समय बिताती थी। दिन खुशी से बीतते थे और उस समय मीवा को इस बात का इंतजार रहता था कि युवा स्वामी एक दिन उससे मिलने आएंगे। केवल। ब्लैकटूथ की आवाज भारी हो गई। एक दिन सरपेंट विंग आ गया। यह एक बुरे सपने जैसा था जिसके कारण हमारे कबीले के अनगिनत लोग मारे गए, जिनमें से एक मेरा बेटा वाटरफ्रंट भी था। अपने छोटे भाई वाटरफ्रंट की मृत्यु से मीवा को बहुत दुख पहुंचा। निंग को वह जानवर की खाल वाला पत्र याद आ गया जिसमें ब्लैकटूथ जनजाति में लौटने पर मीवा के साथ घटी कुछ घटनाओं का जिक्र था। कई कहानियां मीवा और उसके दो छोटे भाइयों से जुड़ी थीं। जाहिर है मीवा अपने दोनों छोटे भाइयों से बहुत प्यार करती थी। इसी वजह से निंग ने चुपचाप यह फैसला किया कि उसे स्प्रिंग ग्रास के एकमात्र जीवित भाई की मदद करनी होगी ताकि स्वर्ग में मीवा की आत्मा को शांति मिल सके। सरपेंट विंग के हमले से पूरा ब्लैकटूथ कबीला भय और पीड़ा की खाई में गिर गया। आदिवासी डरे हुए थे। उन्हें डर था कि सरपेंट विंग फिर से हमला कर सकता है। कुछ आदिवासी तो कबीला छोड़कर दूसरे बड़े कबीलों में शामिल हो गए।
कबीले में हर कोई दहशत में था। ब्लैकटूथ ने आगे कहा, कई आदिवासी भाग गए। दरअसल सरपेंट विंड के हमले के बाद हमारी जनजाति की आबादी 1000 से भी कम रह गई थी। इतने सारे आदिवासियों के भाग जाने से अगर यही हाल रहा तो ब्लैकटूथ जनजाति जल्द ही बिखर जाती। निंग ने सिर हिलाया। इस जनजाति को बनाने के लिए मुझे अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। स्वाभाविक रूप से मैं नहीं चाहता था कि यह यूं ही बिखर जाए। ब्लैकटूथ ने कहा। स्प्रिंग ग्रास को मुझ पर दया आ गई, इसलिए उसने अपनी शर्मिंदगी दूर की और एक पत्र लिखा और आदिवासियों से कहा कि इसे वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी पहुंचाकर आपको दे दें। युवा स्वामी, वह आपसे, युवा स्वामी, मेरे ब्लैकटूथ जनजाति की मदद करने का अनुरोध करना चाहती थी। बस हमें जल्दी ही खबर मिल गई कि आप, युवा स्वामी, साहसिक कार्य पर निकले हैं। ब्लैकटूथ ने अपना सिर हिलाया। निंग ने अपने दांत पीस लिए। सही, सरपेंट विंड के जियांटियन चरण के शिखर पर पहुंचने से बहुत पहले ही वह साहसिक यात्रा पर निकल चुका था। स्वाभाविक रूप से वे उसे ढूंढ नहीं पाते। आदिवासियों ने सुझाव दिया कि हमारी ब्लैकटूथ जनजाति को उस बेहद बड़ी जनजाति, रिवरसाइड जनजाति, से सुरक्षा मांगने पर विचार करना चाहिए। ब्लैकटूथ ने गहरी आवाज में कहा, जब तक हमें रिवरसाइड जनजाति का संरक्षण मिलता रहे और रिवरसाइड शहर में अस्थायी रूप से रहने की अनुमति मिलती रहे, तब तक सब ठीक रहेगा। रिवरसाइड सिटी, निंग ने खुद से कहा। स्वेलो पर्वत क्षेत्र के एक अधिपति के रूप में जी कबीले को स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के कई कबीलों पर नियंत्रण रखना था। किसी भी कबीले की जनसंख्या 50,000 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती थी। एक बार जब वे 50,000 से ज्यादा हो जाते तो वे जी कबीले के शासन के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो जी कबीला आसपास की कबीलों को डराने के लिए निश्चित रूप से कुछ क्रूर, निर्दयी तरीकों का इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार 50,000 लोगों वाली जनजाति को एक अत्यंत विशाल जनजाति माना जाता था। रिवरसाइड जनजाति ऐसी ही एक जनजाति थी। क्योंकि यह जनजाति बड़ी थी, इसलिए इसकी दीवारें विशाल चट्टानों से बनी थीं, मानो कोई छोटा शहर हो। हालांकि इसकी तुलना पश्चिमी प्रांत शहर जैसे विशाल शहर से नहीं की जा सकती थी, जहां लाखों नागरिक रहते थे। फिर भी यह अनगिनत जनजातियों में एक अत्यंत शक्तिशाली जनजाति थी। सामान्यतः कहा जाए तो जो जनजातियां ऐसे शहर बनाने में सक्षम थीं, उनकी रक्षा के लिए एक जियांटियन जीवन रूप मौजूद था। रिवरसाइड सिटी में 2 शक्तिशाली जियांटियन जीव थे। डायर मॉन्स्टर्स वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ब्लैकटूथ ने कहा, हमारे ब्लैकटूथ कबीले में सिर्फ कुछ 100 लोग थे। बस हम रिवरसाइड सिटी में घुस सकते थे। सरपेंट विंग से निपटते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हम रिवरसाइड शहर के एक शक्तिशाली व्यक्ति, रिवहे, को श्रद्धांजलि देने गए थे और उन्हें खजाने की पेशकश की थी, ये चाहते हुए कि वे कुछ समय के लिए हमारे ब्लैकटूथ जनजाति के छुपने को स्वीकार कर लें। ब्लैकटूथ ने दांत पीस लिए। लेकिन वह रिवहे बहुत नखरेबाज था। उसे हमारे द्वारा पेश किए गए खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उसने मीवा में रुचि दिखाई। वह चाहता था कि मीवा उसकी औरत बन जाए और बदले में वह इस बार ब्लैकटूथ जनजाति की मदद करेगा। तुम्हें पता है मीवा कितनी घमंडी है। बेशक उसने स्वीकार नहीं किया। वह तुरंत चली गई। ब्लैकटूथ की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा। उस नदी ने दरअसल अपने मातहतों को मीवा को पकड़ने के लिए भेजा था। उसे जबरदस्ती वापस ले जाना चाहता था। हालांकि मीवा बहुत शक्तिशाली थी और वह उच्चस्तरीय तलवारबाजी भी करती थी। उसने जियांगी के सेवकों को अधमरा कर दिया था। मीवा ने उस समय ये भी कहा था, मेरे स्वामी जी वंश के युवा स्वामी हैं। जियांगी, ज्यादा दूर मत जाओ। वह जियांगी जोर से हंसा और बोला, भले ही तुम युवा स्वामी जी की दासी हो, तुम तो बस एक दासी हो। अगर तुम अपने युवा स्वामी से मदद मांगने में कामयाब होती तो तुम मुझसे मदद मांगने यहाँ क्यों नहीं आती? और तो और, जी कुल के एक युवा स्वामी की दासी इतने छोटे से कबीले में कैसे पहुँच सकती है? ब्लैकटूथ ने दांत पीस लिए। इस जियांगी ने एक और वाक्य जोड़ा, अगर तुम मेरी स्त्री बनोगी तो मैं ब्लैकटूथ कबीले की रक्षा करूंगा, वरना बस मौत का इंतजार करो। इसके बाद हम रिवरसाइड शहर से निकल गए। ये सुनकर ऑटम लीफ आग बबूला हो गई। बहन स्प्रिंग ग्रास भला उसकी बात कैसे मान सकती है? स्प्रिंग ग्रास सहमत नहीं होगा। निंग ने ब्लैकटूथ की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है। स्प्रिंग ग्रास बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ब्लैकटूथ ने दर्द से सिर हिलाया। लेकिन ये देखकर कि कबीलों के लोग कितने घबराए हुए थे और कबीलों के लोग अक्सर कैसे भाग जाते थे, और ये देखकर कि मैं कितना तड़प रहा था, मेरे अपने पिता के लिए 3 दिन तक तड़पने के बाद भी वह मान गई। बहन स्प्रिंग ग्रास इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? ऑटम लीफ उन्मत्त हो गया। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह कल्पना कर सकता था कि स्प्रिंग ग्रास ने उन 3 दिनों में कितना मानसिक संघर्ष किया होगा। अपने पिता की खातिर क्या ये सब करना उचित था? मीवा रिवही की औरत बन गई। ब्लैकटूथ की आवाज थोड़ी कांप रही थी। लेकिन जब मीवा बिल्कुल तैयार नहीं थी, रिवही ने अचानक एक छुपकर हमला किया। मीवा के डेंटियन को हथेली से तोड़ दिया और उसके शरीर की सारी की को तितर बितर कर दिया और उसका मजाक उड़ाया। बेवकूफ औरत, अनगिनत जनजातियां हैं जो मेरे रिवरसाइड जनजाति से सुरक्षित रहना चाहती हैं। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी औरत बन गई हो, मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। हा हा हा, क्या ख्वाब देखने वाली हो? ग्रिनेथ। ऑटम लीफ इतनी गुस्से में थी कि वह कांप रही थी। निंग ने अपने दांत पीस लिए। बसंत घास, ओह बसंत घास, तुमने उस कमीने पर भरोसा क्यों किया? तुम्हें अपने पिता के लिए अपनी कुर्बानी क्यों देनी पड़ी? क्यों? सरपेंटविंग का मामला जल्दी ही शांत हो गया। जी कबीले ने सरपेंटविंग को सरपेंटविंग झील में कैद कर दिया, जिससे सरपेंटविंग बाहर आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। ब्लैकटूथ ने कहा। जी कबीले से ये खबर फैलते ही सभी कबीले जल्दी ही शांत हो गए।
हमारे ब्लैकटूथ कबीले के कबीलों के दिल भी शांत हो गए और जो कबीलाई भाग गए थे उनमें से कुछ वापस भी लौट आए। मुझे मीवा की चिंता थी, इसलिए मैं उसे ढूंढने चला गया, ब्लैकटूथ ने धीमी आवाज में कहा। जब मैं उसे ढूंढने गया तभी मुझे पता चला कि हालात बदल गए हैं। हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद आखिरकार मैं मीवा से अकेले में मिल पाया। जैसे ही मीवा ने मुझे देखा, मीवा फूट फूट कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह स्प्रिंग ग्रास की पीड़ा, पश्चाताप और हृदय विदारक स्थिति की कल्पना कर सकता था। उसने कहा कि यह उसकी अपनी गलती थी, यह उसकी अपनी मूर्खता थी और इसमें मेरा, उसके पिता का कोई दोष नहीं था। उसने अपनी मर्जी से ऐसा किया था, ब्लैकटूथ ने पीड़ा से कहा। उसने ये भी कहा, वह नहीं चाहती थी कि आपको, युवा स्वामी, ये बात पता चले। वह आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसीलिए उसने एक घुमक्कड़ व्यापारी से अपनी शादी की यह कहानी गढ़ी जो उसने आपको दिए उस पत्र में आपके लिए छोड़ी थी। मुझे चिट्ठी देने के बाद मीवा मर गई। उसने जहर खा लिया, ब्लैकटूथ ने धीरे से कहा। मुझे पता था कि मेरी बेटी कितनी पीड़ा में थी। मौत शायद एक तरह की मुक्ति थी। दरअसल मरते वक्त वो तुम्हारा नाम बुदबुदा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि उसकी मौत क्यों हुई। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। समझा, वह समझ। इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद वह ये कैसे नहीं समझ सका कि स्प्रिंग ग्रास क्या सोच रही थी। वह चाहती थी कि वह खुश, हंसमुख स्प्रिंग ग्रास निंग के दिल में जीवित रहे। वह नहीं चाहती थी कि निंग को उसके द्वारा सहे गए अपमान के बारे में पता चले। हर औरत के लिए एक ऐसा मर्द होता है जो उसके लिए किस्मत में होता है। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे एहसास हुआ कि यही वो है। जब मैं उसे मुस्कुराता हुआ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। जब मैं उसे भौहें चढ़ाते हुए देखता हूँ तो मुझे चिंता होती है। जब मैं उसे तलवार चलाने का कड़ा अभ्यास करते हुए देखता हूँ तो मैं वहीं खड़ा देखता रहता हूँ। उसे देखना ही स्वर्ग का दिया हुआ एक उपहार है। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। स्प्रिंग ग्रास तो बस एक नौकरानी है आपके लिए, युवा स्वामी। ब्लैकटूथ जनजाति में स्प्रिंग ग्रास से मिलने आना कम से कम स्प्रिंग ग्रास के लिए आपके दिल में एक छोटी सी जगह है, युवा स्वामी। स्प्रिंग ग्रास बहुत खुश है, बहुत खुश है, सचमुच बहुत खुश है। निंग ने अपनी आंखें खोलीं, उनमें हल्के से आंसू दिखाई दे रहे थे। वह चुपचाप कब्र के पत्थर की ओर चला गया और उसके सामने बैठ गया। हाथ में एक बांस की नली पकड़े हुए उसने धीरे से कहा, बसंत घास, पहले तुम हमेशा मेरे लिए शराब भरती थी, अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए शराब भरने की। बांस की नली में भरी शराब कब्र के पत्थर के सामने जमीन पर टपक रही थी। मुझे पता है, मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम हमेशा खुश रहने वाली बसंत घास हो, हमेशा खुश। तुम्हारी मूर्खता सचमुच मनमोहक है। निंग हंसा, पर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें नजरअंदाज करता हूँ। एक छोटा भाई अपनी बड़ी बहन को कैसे नीचा दिखा सकता है? हालांकि कभी कभी उसकी बड़ी बहन थोड़ी नासमझ हो सकती है। तुम हमेशा जी निंग की बड़ी बहन रहोगी। बड़ी बहन शब्द सुनकर पास खड़ी शरद ऋतु की पत्ती के होंठ कांप उठे और वह सिसकी भर उठी। बहन, तुम बहुत थक गई थी, सो जाओ, अच्छी नींद लो, निंग ने धीरे से कहा। जिन लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया, बहन, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, एक को भी नहीं। चल दर। निंग ने बांस की नली नीचे रखी और उठ खड़ा हुआ। चलो रिवरसाइड जनजाति के पास चलते हैं, मैं इस रिवर हे से मिलने जा रहा हूँ। पुस्तक 3, अध्याय 10, शहर की दीवारों का ढहना। चल दर। अपने काले जानवर पर सवार होकर जी निंग और अन्य 2 लोग ब्लैकटूथ जनजाति को तेज गति से छोड़कर दूर पहाड़ी जंगलों में गायब हो गए। अध्यक्ष, वे कहाँ जा रहे हैं? द्वार पर खड़े आदिवासियों ने पूछा, लेकिन ब्लैकटूथ वहीं खड़ा देखता रहा कि निंग और बाकी दोनों जा रहे हैं। सिर हिलाते हुए ब्लैकटूथ ने कहा, पता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता थी। वह जानता था कि जी कबीले का ये युवा स्वामी अपनी बेटी का बदला लेने रिवरसाइड जनजाति जा रहा है। लेकिन रिवरसाइड जनजाति की स्थिति को देखते हुए क्या जी कबीले का ये युवा स्वामी ऐसा करने में सक्षम होगा? भले ही युवा गुरु जी बदला न ले पाएं, लेकिन उनके पिता रेनड्रॉप स्वॉर्ड जी यीचुआन जरूर ले पाएंगे। ब्लैकटूथ का दिल नफरत से भर गया। वह सचमुच रिवर हे से नफरत करता था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी अपनी ताकत नाकाफी थी। रिवरसाइड जनजाति ब्लैकटूथ जनजाति से सैकड़ों किलोमीटर दूर थी और रास्ते में पहाड़ थे। अगले दिन सूर्योदय होने पर ही वे रिवरसाइड जनजाति के पास पहुंच पाए। आसपास की हर एक जनजाति शहर के भीतर रह रही थी, एक ऐसा स्थान जहां 50,000 से अधिक आदिवासी रहते थे। यह मूलतः एक शहर था। आप सब लोग आ जाइए। ठीक है, अंदर चलो, आगे बढ़ो। द्वार पर तैनात बख्तरबंद पहरेदार शहर में प्रवेश करने वाले लोगों की वस्तुओं की जांच कर रहे थे। रिवरसाइड जनजाति के दुश्मन थे और उन्हें इस बात की चिंता थी कि लोग बड़ी मात्रा में घेराबंदी के लिए धनुष और ऐसे ही अन्य हथियारों की तस्करी कर रहे होंगे। तुम तीनों। अचानक एक बख्तरबंद पहरेदार ने 3 काले बख्तरबंद जानवरों को तेज रफ्तार से दौड़ते देखा। ये देखकर कि उनका रुकने का कोई इरादा नहीं है, उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, जल्दी रुक जाओ, अगर तुम हमारे रिवरसाइड सिटी के दरवाजे से अंदर घुसे तो हम तीर छोड़ देंगे। ऊपर पहरेदारों के बुर्ज पर खड़े तीरंदाजों ने तुरंत अपने धनुष तान दिए। वे जरा भी दया नहीं दिखा रहे थे। स्वूश। निंग, जो उस काले पूर्व की ओर बैठा था, अचानक हवा में उड़ गया और उस विशाल शहर की दीवार पर चढ़ गया। और फिर अदृश्य ऊर्जा की एक लहर तुरंत बाहर की ओर बह गई।
शहर के सुरक्षा टावर पर पहले से मौजूद दर्जनों बख्तरबंद पहरेदारों ने अचानक अपने शरीर को हिलते हुए महसूस किया और फिर वे सुरक्षा टावर से नीचे गिर पड़े। अचानक निंग गार्ड टावर के ऊपर खड़ा एकमात्र व्यक्ति था। वे बख्तरबंद पहरेदार नीचे गिर पड़े, उनके चेहरे धूल से सने हुए थे और कुछ बदकिस्मत लोगों की हड्डियां भी टूट गईं। हालांकि ये सभी शक्तिशाली वीर योद्धा थे। आमतौर पर शहर की दीवारों से नीचे गिरने पर उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन अब उन्हें सिर्फ इसलिए चोट लगी क्योंकि वे उस ऊर्जा तरंग की चपेट में आ गए थे जिसने उन्हें नीचे गिरा दिया था। क्या चल रहा है? वह बख्तरबंद पहरेदारों के एक समूह ने शहर की दीवारों पर खड़ी जी निंग को घूरा और फिर अपने खाली हाथों को देखा। वे जल्दी से जमीन पर गिरे धनुषों को उठाने के लिए आगे बढ़े। शहर की दीवारों के ऊपर खड़े होकर निंग ने शहर को घूरा और गुस्से से चिल्लाया, नदी है, मैं तुम्हें बाहर आने का आदेश देता हूँ। नदी है, मैं तुम्हें बाहर आने का आदेश देता हूँ। नदी है, मैं तुम्हें बाहर आने का आदेश देता हूँ। नदी है, मैं तुम्हें बाहर आने का आदेश देता हूँ। ये भयंकर गर्जना, जो किसी राक्षस देवता की लग रही थी, बिजली की तरह फूट पड़ी। शहर की दीवारों के पास खड़े पहरेदारों और कुछ राहगीरों ने दर्द से अपने कान ताली बजाए और उनमें से कुछ तो भागने भी लगे। ये भयंकर दहाड़ पूरे रिवरसाइड शहर के हर स्थान पर गूंज उठी। निंग का चेहरा काला पड़ गया। एक जोरदार लात के साथ एक जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। डोंग। 6-7 मीटर मोटी ऐसी विशाल दीवार बेहद मजबूत थी, लेकिन निंग की लात की वजह से वह जोर जोर से हिलने लगी। ऊंची मजबूत शहर की दीवार पर एक के बाद एक बड़ी दरारें पड़ने लगीं और नीचे जमीन में भी कुछ विकृतियां और दरारें दिखाई देने लगीं। इस लात से आसपास की जमीन भी हिलने लगी, मानो जमीन पानी का कोई कुंड हो, और वे बख्तरबंद पहरेदार इतने डर गए कि वे जल्दी से पीछे हट गए। डोंग। निंग ने एक और किक मारी। आसपास की जमीन फिर से कांपने लगी और दीवार में अब बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। कई पत्थर नीचे गिरने लगे और पत्थर का सुरक्षा बुर्ज भी कांपने लगा, मानो किसी भी पल टूटने को तैयार हो। डोंग। निंग ने एक अंतिम किक मारी। गड़गड़ाहट। शहर की दीवार, जो पहले से ही अनगिनत दरारों से भरी हुई थी, आखिरकार ढह गई। कई पत्थर नीचे गिर पड़े। देखते ही देखते विशाल शहर का द्वार मलबे के ढेर में बदल गया। ऊंची विशाल शहर की दीवारें सड़क की ओर नीचे गिर गईं। हर जगह बिखरे मलबे के इस दृश्य ने उन बख्तरबंद पहरेदारों और नागरिकों को, जो बहुत पहले भाग गए थे, स्तब्ध कर दिया। हे भगवान, शहर ऊंचा है। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। शहर के मुख्य द्वार की दीवारें शहर का सबसे मोटा और सबसे मजबूत हिस्सा होती हैं। घेराबंदी करने वाली मशीनें भी ज्यादा से ज्यादा इन द्वारों पर हमला कर सकती थीं। शहर की दीवारों पर हमला करना पूरी तरह से बेकार होता। वह बिना जोड़ वाला मजबूत पत्थर जो 6-7 मीटर मोटा था, अगर कोई उस पर चाकू से वार भी करे तो ज्यादा से ज्यादा एक निशान ही रह जाएगा। क्या आप सिर्फ 3 किक से शहर की दीवारें गिरा देंगे? स्वूश स्वूश। ऑटम लीफ और मोवो अपने काले घोड़ों पर सवार होकर तेजी से मलबे वाले इलाके में पहुंचे। अब तक निंग भी मलबे पर उतर चुका था। सांसी नदी एक शांत, सुगंधित कमरे में कमल की मुद्रा में बैठी हुई थी। वह रिवरसाइड जनजाति के प्रमुख थे, जो जी कबीले के 5 प्रांतों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। नदी है, मैं तुम्हें बाहर आने का आदेश देता हूँ। अचानक एक क्रोधित गर्जना गूंजी। रिवर संसी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। डोंग डोंग डोंग। इसके बाद 3 जोरदार आवाजों से रिवर सेंसी का चेहरा बदल गया। वह तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और तेजी से बाहर निकल गया। कुछ क्षण बाद जियांटियन जीव के रूप में सांसी नदी शहर के द्वारों तक पहुंच चुकी थी, जहां से ये भारी आवाजें आ रही थीं। नष्ट हुए शहर के द्वारों और मलबे को देखकर सांसी नदी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। शहर के द्वार नष्ट हो चुके थे। ये रिवरसाइड जनजाति के मुंह पर सीधे थूकने जैसा था, जिससे उन्हें कोई छूट नहीं मिली। तुम रिवर सेंसी हो? निंग मलबे के ऊपर खड़ा था। काले बालों वाले इस बूढ़े आदमी को अचानक प्रकट होते देख वह तुरंत उसकी ओर भौंकने लगा। पूरे रिवरसाइड कबीले में केवल 2 ही जियांटियन जीव थे, एक नर और एक मादा। नर, जाहिर है, रिवर सेंसी था। काले बालों वाला बूढ़ा आदमी निंग को घूर रहा था। उसका चेहरा एकदम भद्दा लग रहा था। तुम चाहे जो भी हो, हमारे जी कुल के मान सम्मान को इस तरह कुचल नहीं सकते। जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथों में बैंगनी रंग की जंजीरों का एक गुच्छा प्रकट हुआ। उसने एक जोरदार घुमाव के साथ उन जंजीरों को निंग की ओर उछालकर हमला कर दिया। निंग जिस तरह से व्यवहार कर रहा था, उससे तो इसमें कोई शक ही नहीं था कि यह सब उसी ने किया था। स्वूश। निंग अचानक आगे बढ़ा, तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ, एक विशाल रॉक की तरह एक हल्की चीख निकालता हुआ। स्विश। निंग ने उस काले बालों वाले बूढ़े की छाती पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। पत्थर की जमीन में एक गहरी दरार दिखाई दी, जिसमें बूढ़ा धंस गया। काले बालों वाला बूढ़ा तुरंत उछल पड़ा, अपनी छाती पकड़े हुए। उसके होठों पर खून की एक झलक थी। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। उसने निंग की ओर देखा। तुम कौन हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उसका जादुई खजाना अभी निंग तक नहीं पहुंचा था, लेकिन निंग ने उसे एक लात मारकर उड़ा दिया था। सौभाग्य से वह अपने जियांटियन की के बल पर सुरक्षित था। निंग ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया। रिवर ही को बाहर लाओ। शुआ। फिर एक और आकृति दिखाई दी, लाल रंग की। ये लाल कपड़े पहने सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला थी। बुजुर्ग महिला ने जल्दी से रिवर सेंसी को सहारा दिया। सेंसी, क्या तुम ठीक हो? सावधान रहो, वह बहुत शक्तिशाली है, रिवर सेंसी ने धीरे से कहा। लाल कपड़ों वाली बूढ़ी दादी निंग की ओर देखकर चिल्लाईं, पता नहीं हमारी रिवरसाइड जनजाति ने तुम्हें कैसे नाराज कर दिया।
और तुम कौन हो? तुमने हमारे दरवाजे तोड़ दिए। मुझे यकीन है तुम इतने काया नहीं होगे कि हमें अपना नाम बताने की भी हिम्मत न करो। निंग ने ठंडे स्वर में कहा, जी कबीले। जी निंग। लाल कपड़े पहने दादी हैरान थी। जी निंग, काले बालों वाला बुजुर्ग, रिवर सांसी, बहुत हैरान हुआ। उसने जल्दी से पास खड़ी दादी से धीमी आवाज में कहा, आंटी स्नो, पश्चिमी प्रांत के जी कुल के अगले प्रांतपति का नाम तय हो चुका है। जी निंग नाम का कोई व्यक्ति है, लेकिन वह सिर्फ 11 साल का है। वह कैसे? पश्चिम प्रांत के जी वंश के प्रांतपति। आंटी स्नो चौंक गईं। हालांकि वे निंग के 11 साल की उम्र में जियांटियन जीवन रूप बनने से हैरान थे, लेकिन निंग की स्थिति से और भी ज्यादा हैरान थे। पश्चिमी प्रांत के जी वंश का अगला प्रांतपति 20 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही किसी व्यक्ति का जियांटियन बन जाना आम बात थी। अकेले जी वंश में ही ऐसे कई लोग थे, जैसे जीली, जो यह उम्मीद कर रहे थे कि उनके द्वारा पाले गए 3 आदिवासी युवकों में से कोई एक 16 साल की उम्र से पहले जियांटियन स्तर तक पहुंच जाएगा। अगर जी निंग ने अन्य फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग विधियों का प्रशिक्षण लिया होता तो वह संभवतः एक शिशु अवस्था में ही जियांटियन स्तर तक पहुंच गया होता। अनेक जनजातियों में और भी अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ऐसे कई लोग थे जो 20 साल की उम्र से पहले ही जियांटियन स्तर तक पहुंच गए थे। रिवर सेंसी भी ऐसी ही एक जनजाति थी, लेकिन इन जनजातियों के पास कोई शक्तिशाली परम तकनीक नहीं थी। जितना ज्यादा उन्होंने प्रशिक्षण लिया, जी कबीले की तुलना में उनकी क्षमता उतनी ही कम होती गई। पश्चिमी प्रांत का जी कबीला। आंटी स्नो ने अपने सामने खड़े युवक को घूरा। उनका रिवरसाइड कबीला पश्चिमी प्रांत के जी कबीले के क्षेत्र में था और उनके सीधे अधिकार में था। यदि पश्चिमी प्रांत का जी कबीला रिवरसाइड जनजाति को नष्ट करना चाहता था तो ये काम हाथ ऊपर उठाने मात्र से ही पूरा हो सकता था। युवा स्वामी। अचानक एक आवाज गूंजी। दूर से 100 से ज्यादा काले बख्तरबंद पहरेदार प्रकट हुए। निंग को मलबे के ऊपर खड़ा देखकर काले बख्तरबंद पहरेदारों का नेता बुरी तरह चौंक गया और तुरंत एक घुटने पर गिर पड़ा। बाकी सभी काले बख्तरबंद पहरेदारों ने जल्दी से आदरपूर्वक पुकारा, युवा स्वामी उठो। निंग ने उनकी तरफ तिरछी नजर से देखा। इन बेहद बड़ी जनजातियों में जी कबीला आमतौर पर 100 काले बख्तरबंद पहरेदारों की एक टुकड़ी वहां रहने और उन पर नजर रखने के लिए भेजता था। हाँ, काले बख्तरबंद गार्ड जल्दी से दौड़कर आए और जी निंग के चारों ओर खड़े हो गए। युवा स्वामी जी निंग। बूढ़ी दादी आंटी स्नो ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। युवा स्वामी, चूंकि रिवही ने आपको नाराज किया है, इसलिए स्वाभाविक है कि मेरा रिवरसाइड जनजाति उसकी रक्षा नहीं करेगा। संसी, जाओ और रिवही को जल्द से जल्द बाहर ले आओ। ठीक है, काले बालों वाला बुजुर्ग रिवर संसी तुरंत बोला। एक अकेला जियांटियन व्यक्ति रिवरसाइड जनजाति को सिर नीचा करने के लिए काफी नहीं होगा। जियांटियन अगर जी कबीले का भी हो तो भी उसका कोई मतलब नहीं था। आखिरकार हर चीज का कोई न कोई कारण तो होता ही है। जी कबीला भी बेकाबू होकर काम नहीं कर सकता था, वरना इतने सारे कबीले शांति से कैसे झुक सकते थे। एक साधारण जियांटियन जीव एक बड़े कबीले को नष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह स्वयं प्रीफेक्चर लॉर्ड होता तो स्थिति अलग होती। प्रशिक्षण देते रहना। रिवर वह गोरी त्वचा वाला एक बेहद खूबसूरत युवक था, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा अहंकार था। इस समय वह एक कोड़ा पकड़े हुए एक छोटे बच्चे को देख रहा था जो छोटी तलवार चला रहा था और तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। चाहे तुम्हारे हाथ में कितना भी दर्द हो, उसे सहन करो। तुम हमारे रिवरसाइड कबीले के भावी सरदार बनोगे। हाँ पापा। बच्चा दांत पीसता हुआ अभ्यास जारी रखे हुए था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रुक जाए। रुकने का मतलब था कि उसे कोड़े पड़ेंगे। अचानक, नदी है, बाहर आओ। एक भयंकर गर्जना गूंजी। रिवर हे का चेहरा बदल गया। रिवरसाइड सिटी में कौन इतना बेशर्म होकर ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कर सकता है? यह आदमी कोई साधारण तो नहीं हो सकता। डोंग डोंग डोंग। शहर की दीवारें तोड़ देने वाली 3 लातों ने मानो उसके दिल पर लात मारी हो, जिससे रिवर हे अनजाने में ही घबरा गया। कौन है? कौन मुझे ढूंढने आया है? अब किसी और चीज पर ध्यान न देते हुए रिवरसाइड हे तेजी से बाहर की ओर भागा। वो क्या बात है? हवेली के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। उसकी पत्नी भी बाहर आए, बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसकी कुछ और औरतें भी चिंतित थीं, लेकिन कुछ मन ही मन उसके आने वाले दुर्भाग्य पर खुश भी हो रही थीं। चलो चलकर देखते हैं। नदी वह बाहर की ओर चला गया। जैसे ही वह अपनी जागीर से बाहर निकला, दूर से एक काली आकृति अचानक नीचे की ओर झपटी और सीधे रिवर हे के सामने आ गई। रिवर हे ने उस व्यक्ति को देखकर चौंक गया। कुल का नेता, काले बालों वाला मुखिया रिवर सांसी उसे भावशून्य दृष्टि से देख रहा था। सांसी के चेहरे पर एक बेहद बदसूरत भाव था और उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। उसके कपड़े बेहद गंदे थे। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। ये कहते हुए उसने रिवर हे की गर्दन पकड़ ली, मानो वह किसी मुर्गे को उठा रहा हो। झट, वह एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और तेज गति से शहर के द्वार की ओर बढ़ने लगा।